जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे। बताइएगा मुझे आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ का बताइएगा बिल्कुल क्लियर है? बताइएगा प्लीज़। चैट में बता दें आवाज़ क्लियर है? ठीक है। चलें, हम अपने सेशन को जो है वो करते हैं स्टार्ट, ठीक है? सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है। स्क्रीन शेयरिंग आप लोगों के साथ कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर भी आप लोगों के साथ कर दी है हमने स्टार्ट, ठीक है? अपने पास नोटपैड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने हमारी पुरानी क्लासेस देख ली होंगी, ठीक है? और आज भी काफ़ी सारे लोग आए नहीं हैं क्लास लेने, चलें वो रिकॉर्डेड देख लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अपने गोल्स आपको लिखने हैं कि इस बिज़नेस में सक्सेस होने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है? वो हमने लास्ट क्लास में हमने पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से हमने बात की थी, ठीक है? ये जो पर्सनल ब्रांडिंग वाली क्लास थी, ये मैंने इससे पहले कोई कोर्स में नहीं बताई, आप लोगों को ही बताई थी, ठीक है ना? और फिर वो मैंने फ्री भी कर दी सबके लिए, मैंने कहा कि यार सबको फ़ायदा हो, हमें वैसे ही क्या करना है, ठीक है? अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि आज की जो हमारी क्लास है, वो है दराज़ से रिलेटेड कि दराज़ पर किस-किस तरह के मॉडल्स होते हैं, किस-किस तरह की सर्विसेज़ होती हैं और जिस बंदे के पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, वो कैसे काम कर सकता है, जिसके पास 1 लाख रुपए वो कैसे काम कर सकता है, जिसके पास 3 लाख रुपए हैं, वो कैसे काम कर सकता है और जिसके पास लाखों रुपए हैं, वो कैसे काम कर सकता है, ठीक है? इंशाल्लाह सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर बताई जाएगी। आपके पास नोटपैड और पेन लाज़मी होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा कि आप लोगों की लर्निंग जो है, वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है? तो इस पे आप लोगों को फ़ोकस करना है और मैं स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर हम जो है वो सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा जी। उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है? अब इस स्क्रीन में हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें ये नज़र आ रहा है कि बिज़नेस मॉडल्स कितने होते हैं दराज़ पर, ठीक है? अब आप लोग जो हैं वो अपने पास एक नोटपैड बनाकर रखें जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्विस किन लोगों के लिए है और कौन ऐसे लोग हैं जिनको अपने स्टोर पर फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप अपने नोटपैड पर लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको सर्विस के बारे में बता रहा हूँ, तो आपने कहा कि यार मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं सर्विस लिख देता हूँ कि मुझे सर्विस से स्टार्ट करना है। या आप कह रहे हो कि यार मुझे ओन स्टोर स्टार्ट करना है, तो आपने ओन स्टोर लिख दिया, ठीक है? इसके अलावा जो हम बात कर लेते हैं, वो ये है कि स्टोर कौन-सा होना चाहिए? इसके अलावा जो हम बात कर लेते हैं वो ये है कि मॉडल कौन-सा होना चाहिए? व्हाइट लेबल स्टोर होना चाहिए, प्राइवेट लेबल स्टोर होना चाहिए या होलसेल का स्टोर होना चाहिए? वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बिज़नेस मॉडल्स ऑन दराज़, ठीक है? देयर आर 2 वेज़ फॉर अर्निंग फ्रॉम दराज़। नंबर 1 इज़ सर्विस बिज़नेस, नंबर 2 इन ओन स्टोर। अच्छा, मैं अपनी कहानी थोड़ी-सी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ क्योंकि वजह यही है कि आप लोग मेरा एक्सपीरियंस सीखने आए हैं, ठीक है? वरना कोर्स तो मल्टीपल यूट्यूब पर अवेलेबल है और ख़ैर उसमें वो इतनी लॉजिकल बात भी नहीं है, वो ऐसा ही है कि बस काम चलाऊ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाती है यूट्यूब पर। अच्छा जी, ये प्रीमियम कोर्स इसीलिए होता है कि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में डिटेल्ड बताया जाए, ठीक है? नंबर 1 हम बात कर लेते हैं सर्विसेज़ और ओन स्टोर। देखिए सर्विसेज़ उस तरह के बंदे के लिए है कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है,
जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो सर्विस मॉडल से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी बिज़नेस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। अब लोग बोलेंगे नहीं, नहीं मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट है। मैं कहूँगा अच्छा भाई कितनी इन्वेस्टमेंट है? वो बंदा बोलेगा मेरे पास 50,000 रुपए हैं। कुछ लोग कहेंगे मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, कुछ लोग कहेंगे मेरे पास 1.5 लाख रुपए हैं। तो मेरे भाईजान 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो बंदा ये पैसा इन्वेस्ट करता है वो खुद को इन्वेस्टर नहीं कह सकता। इन्वेस्टमेंट ये नहीं होती। इन्वेस्टर वो होता है कि वो जब पैसे को इन्वेस्ट करे तो उसे गम भी ना हो। आई समझ? तो आप लोग जो हैं अगर ये दिमाग बना के रखेंगे कि मैं 50,000 से आज स्टार्ट करूँगा और मैं लाखों रुपए कमा लूँगा, जिस तरह के हमारे प्रीवियस लोग हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल शकील ई-कॉमर्स वाला है, उनको मैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। एक तरह से एक टाइम पर वो मेरे उस्ताद रह चुके हैं, क्योंकि मैंने उनकी यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। उन्होंने 50,000 रुपए से स्टार्ट किया था, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैंने भी 50,000 रुपए से स्टार्ट किया था। हारिस की बात कर लेते हैं, हारिस ने भी एक मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट किया था। लेकिन कहने का मकसद सर ये है कि वो 50,000 रुपए सिर्फ़ 50,000 नहीं होते, ठीक है? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने हाँ, स्टार्ट तो मैंने 60,000 से किया। अब हुआ ये कि ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हमें रिसीव हो गए, इतने ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर्स आ गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं। अब क्या करें? फिर हम किसी से उधार ले रहे हैं, कहीं से कोई पैसे ले रहे हैं, कहीं से कहाँ से पैसे ले रहे हैं। तो इन दी एंड मैं आपको बताता हूँ, हमारे ऑर्डर्स भी आ रहे थे, डिलीवर्ड भी हो रहे थे, पेमेंट भी अकाउंट में गिर रही थी, लेकिन हम उसमें से विथड्रॉ नहीं कर सकते थे पेमेंट। अब हर बंदा जो पैसे लगाता है, वो कमाने के लिए लगाता है, विथड्रॉ इसलिए नहीं कर सक रहे थे, उल्टा पैसे भी नहीं थे कि ऑर्डर को कम से कम फुलफिल करें। तो पैसे इसलिए नहीं थे क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी। जो पैसा आ रहा था, जो प्रॉफिट आ रहा था, दोबारा रीइन्वेस्ट हो रहा था। उल्टा हमने जिससे उधार लिया हुआ था उसको भी देना था भाई उधार। अब वो उधार उसको कैसे दें? उस बेचारे को हम 3-4 महीने तक रिटर्न ही नहीं कर सके उधार, क्योंकि जो पैसा आ रहा है दोबारा रीइन्वेस्ट हो रहा है। जो पैसा आ रहा है दोबारा रीइन्वेस्ट हो रहा है। तो 50,000, 60,000, लाख रुपए से आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आप देखो, एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है। 50,000, लाख रुपए से आप एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो, लेकिन आप एक बिज़नेस, अच्छा बिज़नेस नहीं चला सकते। अब आप कहेंगे साहब भाई आपने तो चला लिया था, आपने कैसे चलाया? मैंने इस तरह चलाया भाई, क्योंकि मैं नेटवर्किंग करने में बहुत अच्छा था। मैं यूट्यूब पर अपनी अपनी सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरीज़ डालता था, जो मेरे ऑर्डर्स वगैरह आ रहे होते थे। मैं फ्री मीटअप्स जाकर जॉइन करता था। मैं ऐसे सेमिनार जॉइन करता था जहाँ पर इन्वेस्टर्स आते थे और मैं वहाँ पर उन्हें जाकर मिलता था, उन्हें अपने मॉडल के बारे में बताता था, उन्हें पिच करता था। यहाँ तक कि मैं जो बिल्कुल खोटा सिक्का होता है ना, आप इसको शक्ल देख के बोलोगे अबे ये तेरे तो ₹1 का काम नहीं आएगा। मैं उसे भी अपना बिज़नेस मॉडल बताता था। क्या पता कि ये खोटा सिक्का ही चल जाए और ये मेरे पास कोई इन्वेस्टर ले आए, ठीक है? ये अमेज़न का काम करता है, मैं उसे भी जाके बताता था कि ये मेरा काम है और मैं क्लाइंट इनबाउंड कर रहा हूँ, मैं ये सर्विसेज़ दे रहा हूँ। तो लोग मेरे पास वो सर्विसेज़ लेने के लिए आते थे, ठीक है ना? तो हुआ भी यही कि अल्लाह पाक देखता है कि भाई जो बंदा मेहनत कर रहा होता है, तो वो जो है उन अल्लाह पाक उसे ज़्यादा मतलब उसके लिए रास्ते अच्छे खोल लेते हैं, ठीक है ना? तो इसमें भी यही था कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मेरे पास कैश फ्लो आउट हो रहा था, तो मेरे मुझे क्लाइंट्स मिलने लग गए। मैंने उनसे अपने चार्जिंग फ़ीस ली। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोर के क्लाइंट आ गए तो मैंने उनको स्टोर चलाने की फ़ीस ली और वो फ़ीस अपनी मैंने अपने स्टोर पे इन्वेस्ट की। ठीक है? जो स्टोर मैंने तकरीबन कोई 1 साल चलाया और उससे मैंने तकरीबन 20-25 लाख रुपए तो कमाए होंगे मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर वो जो स्टोर था वो मैंने बंद कर दिया। वजह ये थी कि क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स बहुत सारे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी थी। तो मैंने कहा कि यार मैं अपने स्टोर पर काम करूँगा। ख़ैर मुझे भी इन्वेस्टमेंट का तो मसला नहीं था, मसला ये था कि मेरा फ़ोकस जो है अपने स्टोर पर ज़्यादा होता था, क्लाइंट्स के स्टोर पर कम होता था। तो मैंने फिर अपना स्टोर बंद कर दिया ताकि मैं सारा जो फ़ोकस है वो क्लाइंट्स के स्टोर पर लगाऊँ, ठीक है? अच्छा, इस वजह से मैंने जो है वो अपना स्टोर बंद किया और फिर जो है मैं प्रॉपर सर्विसेज़ बिज़नेस में पिछले 2 साल से था। लेकिन अभी जो पिछले 5-7 2 6 महीने कह लो पिछले, इसमें दोबारा से मैंने अपने स्टोर्स ऑन कर लिए हैं और अब जो है वो मैं सर्विसेज़ इंडस्ट्री को ख़त्म करने जा रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल अपने स्टोर्स पर काम करूँ और ये अब मैं बिज़नेस की सर्विसेज़ ना दूँ। क्या वजह है? क्योंकि मेरा अब स्टेटस मेरा जो अब वो है एक एक लर्निंग फ़ेज़ जो था मेरा, एक एजेंसी मॉडल चलाने का जो फ़ेज़ था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है? अब जो है मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नई लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर रहा हूँ और अब मैं उनके साथ काम करना चाह रहा हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं दुनिया को सर्विसेज़ देके उन्हें लाखों रुपए दे रहा हूँ। हाँ, पहले मैं दे रहा था, मेरी मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। अब ये है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं अब अपने स्टोर्स बनाकर वो जो इनकम मैं डिवाइड करता हूँ 50-50, अब वो मैं अपनी तरफ करना चाह रहा हूँ। हो सकता है इस साल के एंड तक हम सर्विसेज़ बिज़नेस मॉडल जो है वो बिल्कुल खत्म कर देंगे,
या तो शायद 10-20% हम लोग चलाते रहें, ठीक है? तो ये कहने का मकसद है। तो अब जब मैं मार्केट से निकलूँगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे पास इतने मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मल्टीपल मेरे पास डेली की मेरे पास इतनी क्वेरीज़ आती हैं लोकल ई-कॉमर्स के हवाले से, तो वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी हमारी पेड कम्युनिटी में। जो भी हमसे कॉन्टैक्ट करेगा, हम पेड कम्युनिटी में शेयर करेंगे कि भाई ये बंदा है। लेकिन इसमें भी इस तरह होता है कि देखें आप, अब मैं पेड कम्युनिटी में डाल दूँ और वो अगले क्लाइंट का लॉस हो जाए तो फ़ायदा नहीं है ना। तो मैं इस तरह करता हूँ कि जो लोगों को मैं जानता हूँ, जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, अच्छी सर्विसेज़ दे रहे होते हैं, तो हम उनको रिकमेंड कर देते हैं कि यार ये बंदा है, ये अच्छा काम कर रहा है, आप इनके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि स्टेप बाय स्टेप होती है ना सारी चीज़ें। 3 साल हमने काम किया, सर्विसेज़ दी, अब आज हम इस पोज़ीशन पे हैं कि अब अपने ओन स्टोर पर जा रहे हैं। ये चीज़ें सिखाने का, बताने का मकसद ये है कि आप लोग चीज़ों को समझें और आप लोग वो गलतियाँ ना करें जो हमने गलतियाँ की हैं। ठीक है? तो जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 डेढ़ लाख 2 लाख से सर कुछ भी नहीं होता, ठीक है? हाँ, 2 लाख रुपए से आप 40-50 हज़ार रुपए इनकम कर लोगे, जो कि 40-50 हज़ार से आपका गुज़ारा नहीं होगा, ठीक है ना? अगर आपको लगता है नहीं 40-50 हज़ार मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए बहुत है, तो फिर ठीक है, फिर आप सर्विस इंडस्ट्री में नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास अपने असाइनमेंट करने का ही टाइम इतना होगा, यूनिवर्सिटी है या कोई हाउसवाइफ है, वो कह रही है नहीं यार बस मेरे 40-50 हज़ार रुपए आ जाएँ, तो वो ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकूँ और अपने लिए मेरा मेरा और मैं अपने बच्चों का खर्चा खुद उठा लूँ, ठीक है? तो एक अगर हाउसवाइफ़ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती है, तो वो 2 लाख रुपए से अपने स्टोर चलाएँगी, तो इंशाअल्लाह उनको तकरीबन 40-50 हज़ार रुपए इनकम बन जाती है दराज़ में, अगर हर चीज़ वो खुद कर रही हों, पिक, पैक, शिप वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है? अब वो सर्विस आउटसोर्स सर्विसेज़ लेंगी, वीए को हायर करेंगी, तो फिर जो है आप लोगों की इनकम जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा जी, तो जिन लोगों के पास कम से कम 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है या वो कर सकते हैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट, वो अपना ओन स्टोर पर जाएँगे और जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो जाएँगे सर्विस बेस्ड मॉडल पर, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, वो आप अपने पास लिख लीजिएगा। अब हम चले जाते हैं अपने नंबर 2 स्लाइड पर, जिसमें आ जाते हैं अकाउंट्स के टाइप्स, ठीक है ना? अच्छा मुझे बताइएगा, कोई मसला तो नहीं आ रहा? चैट वगैरह हर चीज़ आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही है? चैट में बताइएगा। जो ये मैंने फर्स्ट पेज आपको समझाया, ये चीज़ें आपको समझ आई और आपने नोट डाउन कर ली है? ठीक है, बेहतरीन हो गया। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? पेज 2 को अब हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं जी। जी, पेज 2 पर अब हम आ गए हैं जिसमें हमें बताया जा रहा है दराज़ अकाउंट्स, ठीक है? देयर 3 टाइप्स ऑफ दराज़ अकाउंट्स सॉरी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑन दराज़। नंबर 1 अकाउंट आ जाता है इंडिविजुअल, जो आप अपने एनआईसी के ज़रिए बना सकते हो। नंबर 2 अकाउंट आ जाता है बिज़नेस अकाउंट, ठीक है? नंबर 3 अकाउंट आ जाता है दराज़ मॉल अकाउंट, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ। सबसे पहले आप अपनी लर्निंग कर रहे हैं, आज आपका लर्निंग का अगर पहला दिन है या आपने आज तक दराज़ का कभी भी अकाउंट नहीं बनाया, तो आपको इस क्लास के बाद अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, ठीक है? इंडिविजुअल अकाउंट आप बना लें। बिज़नेस अकाउंट क्या होता है? बिज़नेस अकाउंट ये होता है कि आपको एक कंपनी बनानी पड़ती है जिसको आप सोल प्रोप्राइटर भी कह सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड भी कह सकते हो और एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड भी कह सकते हो। एसएमसी ये होती है कि अगर आप सिर्फ़ एक ओनर हो कंपनी के तो आप एसएमसी बनाओगे जिसको कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी, ठीक है? मैं एक सेशन भी आप लोगों के साथ करवा दूँगा डिटेल्ड जिसमें कंपनी के हवाले से और ट्रेडमार्क के हवाले से हम लोग बताएँगे। दूसरी चीज़ दराज़ मॉल। दराज़ मॉल क्या होता है देखें, थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट को समझना है, इंडिविजुअल ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है? लाज़मी इसको अपने पास नोट डाउन करें। नंबर 1 इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है? इंडिविजुअल अकाउंट ये होता है कि उसमें आप अपना आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए? नंबर 1 आपको अपना फ़ोन नंबर चाहिए। अच्छा वो फ़ोन नंबर जो पहले दराज़ का अकाउंट जिस पर ना बना हुआ हो। नंबर 2 कोई ऐसी ईमेल जिस पर पहले दराज़ का अकाउंट ना बना हुआ हो। नंबर 2 आपको अपना एक फ्रेश एनआईसी चाहिए, जिस पर दराज़ का अकाउंट ना बना हुआ हो। नंबर 2 आपको एक ऐसा बैंक चाहिए जिस पर दराज़ का अकाउंट ना बना हुआ हो। नंबर 3 आपको एक एड्रेस चाहिए जिस पर कभी दराज़ का अकाउंट ना बना हुआ हो, ठीक है? अगर तो आप सेम चीज़ों पर बनाओगे या तो आपका अकाउंट बनेगा नहीं, अगर बन जाएगा तो फिर थोड़े टाइम बाद डिलिस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि क्या हम लोग एक एनआईसी पर मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं? तो देखें सर जी,
जब नई कंपनीज मार्केट में आती हैं तो वो ये स्पैमिंग को अलाउ करती हैं, लेकिन जब कंपनी पुरानी हो जाती है, उनके पास मल्टीपल यूजर्स हो जाते हैं, तो वो कचरा साफ करते हैं, सफाया करते हैं। तो अभी जो दराज की हालत है, वो दराज एक बहुत अच्छा एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, और जिसमें आप लोगों को दराज जो है वो मल्टीपल एनआईसी, एक एनआईसी पर मल्टीपल अकाउंट्स बनाना नहीं देगा। लेकिन एक एक एनआईसी बंदे का वो 2 अकाउंट्स बना सकता है। नंबर 1 मैं बता देता हूँ। मैंने अपना एक अकाउंट बना लिया इंडिविजुअल एनआईसी पर। नंबर 2, मैंने अपनी एक कंपनी बनाई सोल प्रोप्राइटर पे। ठीक है? इंडिविजुअल अकाउंट में क्या होता है, आपका एनआईसी का नंबर जो होता है वो यूज़ होता है। ठीक है? आपकी उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए। बिज़नेस अकाउंट में क्या होता है, आपका एनटीएन नंबर यूज़ होता है। एनआईसी नंबर अलग होता है, एनटीएन नंबर अलग होता है। ठीक है? जो लोग कहते हैं एनआईसी मेरा एनटीएन है, तो भाई आपको नॉलेज नहीं है कि एनटीएन क्या होता है, एनआईसी क्या होता है। ठीक है? एनटीएन मेरे ख्याल से 7-8 वर्डिंग का होता है एनटीएन, और एनआईसी जो हमारा होता है वो तकरीबन 14 डिजिट्स का होता है या 13 डिजिट्स का, इतना मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क बता रहा हूँ कि एनआईसी में नंबर ज़्यादा होते हैं, एनटीएन में जो है वो नंबर्स कम होते हैं। अच्छा, एनटीएन को आप जब आप अपना सोल प्रोप्राइटर बनाते हो, तो उसमें एक जो आपको एनटीएन का सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें रजिस्ट्रेशन में तो आप ही का एनआईसी दिखा रहा होता है, फिर नीचे आ रहा होता है रेफरेंस नो, तो वो रेफरेंस नो आपका एनटीएन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो कहता है कि साथ भाई मैं मल्टीपल अकाउंट बनाना चाहता हूँ, और मैं मल्टीपल अकाउंट बनाकर ये करूंगा कि मुझे मल्टीपल ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी 3 दुकानें हैं, तो मुझे 3 दुकानों से अच्छा रेवेन्यू आता है, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। और वो एक बंदा कहता है कि साथ में मुझे इंडिविजुअल भी बनाना है, मुझे बिजनेस भी बनाना है, मुझे डीमॉल भी बनाना है। अब मैं क्या करूँ? तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा, एक आप इंडिविजुअल बना लो अपने एनआईसी पर, एक आप अपने सोल प्रोप्राइटर कंपनी पर बिजनेस अकाउंट बना लो। तीसरा, आपको डीमॉल बनाना है। डीमॉल के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें। ठीक है? अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड ये कि आप 10 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, 10 के 10 का एनटीएन जो है वो अलग होता है। जब कंपनीज का एनटीएन अलग होता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल दराज स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन वही बात आ जाएगी कि नंबर, बैंक, ये सारी चीजें अलग होनी चाहिए, एंड ईमेल एड्रेस हर चीज अलग होनी चाहिए दूसरा अकाउंट बनाने के लिए। लेकिन एक बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आज नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं अपना इंडिविजुअल स्टोर बना लूंगा अपने एनआईसी पर। 2 महीने बाद मुझे फील हुआ कि यार बिजनेस अकाउंट बनाना चाहिए, मैं अपना बिजनेस अकाउंट बना लूंगा अपनी सोल प्रोप्राइटर कंपनी बनाकर। सोल प्रोप्राइटर जो कंपनी है, एसआरएल कॉमर्सिफाई बनाती है, आप सफान से कांटेक्ट कर सकते हैं। 5,000 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं, और वो कंपनी जो है वो आपको बनाकर दे सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप खुद बनाएं, कोई आपने गलती कर दी तो आपके लिए परेशानी होगी। नंबर 3, मैंने 2 महीने बाद अपना बिजनेस अकाउंट बना लिया। नंबर 3 आ गया दराज मॉल। दराज मॉल में क्या किया मैंने कहा कि यार मेरा एक बिजनेस अकाउंट चल रहा है, मेरा एक इंडिविजुअल भी चल रहा है। अब मसला क्या आता है कि देखें, लोग कहते हैं हम अभी बिजनेस बनाएंगे, बाद में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे डी मॉल पर। मेरे प्यारे भाई, इंडिविजुअल तो देखे कन्वर्ट नहीं होता। आप बोलोगे यार उसका तो हो गया, सर उसका हो गया तो हो गया, नहीं होता परेशानी है, पंचायत है, तो फायदा नहीं है ना। हम हमें तो पैसे कमाने ना भाई, या हमें परेशान होना है, हमें जलील होना है, हमें अपना टाइम वेस्ट करना है? नहीं, हमें पैसा बनाना है। तो हमें जब दराज मॉल बनाना है, तो शुरू से हम दराज मॉल को अप्लाई करेंगे। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट हमें बनाना है, तो देखो इंडिविजुअल अकाउंट पे आप मल्टीपल कैटेगरीज बेच सकते हो, कोई इशू नहीं है। बिजनेस अकाउंट पे भी आप मल्टीपल कैटेगरीज बेच सकते हो, कोई कोई इशू नहीं है। लेकिन बिजनेस अकाउंट को आप डी मॉल में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन मसला क्या है पता है, कि आप फिर डी मॉल के लिए आपके अकाउंट पे सिर्फ एक कैटेगरी अवेलेबल होनी चाहिए, या जितनी कैटेगरीज आपने डाली हुई है अपने बिजनेस अकाउंट पे, उन सब पे आपका ट्रेडमार्क होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, होम एंड डेकोर आप बेच रहे हो, होम एंड डेकोर में घर के क्या कहते हैं, डेकोरेशन का सामान आ जाता है। आप टेक्सटाइल बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बेडशीट्स बेच रहे हो, टी-शर्ट्स बेच रहे हो, ये एक फैशन की कैटेगरी आ जाती है, एक कैटेगरी अलग है। आप अपने बिजनेस अकाउंट में परफ्यूम्स भी बेच रहे हो, अब ये 3 कैटेगरीज अलग-अलग आ जाती हैं। अब आप जब डी मॉल के लिए अप्लाई करोगे, तो आपका पहले तो अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई हो भी गया तो बार-बार आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी। तो डी मॉल के लिए सर एक नया अकाउंट बनेगा बिल्कुल अलग तरह से। इंडिविजुअल अकाउंट आप बनाएं, जिसमें आप अपनी किचन इनकम जनरेट करेंगे। बिजनेस अकाउंट आप बनाएंगे अपने कारोबार को बड़ा करने के लिए, और डीमॉल अकाउंट बनाएंगे एज अ ब्रांड आप दराज पर जाने के लिए। फिर तीसरी चीज आती है, डीमॉल के लिए आपके स्टोर पर प्रॉपर ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपके स्टोर पर प्रॉपर, फॉर एग्जांपल आप फैशन की कैटेगरी बिल्कुल डीमॉल पे बेच सकते हैं, आप परफ्यूम भी बेच सकते हैं, और आप होम टेक्सटाइल भी बेच सकते हैं, आप होम एंड डेकोर भी बेच सकते हैं। लेकिन चारों चीजों की कंपनी ब्रांड नेम जो है वो एक ही होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ गुलेमत की। ठीक है? गुलेमत आइडियाज, गुलेमत बाय आइडियाज। अब गुलेमत बाय आइडियाज क्या है, वो टेक्सटाइल भी बेचते हैं, वो तकिए भी बेचते, हर चीज। लेकिन उसमें क्या होता है, उनके सारे ट्रेडमार्क हुए हुए हैं, उनके ब्रांड नेम हर उनकी पैकेजिंग पर लगा हुआ है।
तो अब आपने जो बिजनेस अकाउंट बनाया था 2 महीने बाद अपने इंडिविजुअल के सक्सेसफुल होने के बाद, जब आपने बिजनेस अकाउंट बनाया, तो बिजनेस अकाउंट में क्या हुआ कि आपने तो मल्टीपल कैटेगरी बेची। आप तो एक ट्रेडर हो, मार्केट से आपने माल उठाया, उसको आपने बेचा, उन्हीं की पैकेजिंग सब चीज में। अब आप कह रहे हो मैं मार्केट का चाइना का प्रोडक्ट पे मैं अपना डीमॉल बना लूं, तो सर देखें ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दें। हाँ, जब आपको दराज मॉल बनाना है तो आपको बिल्कुल अलग ब्रांडिंग, अलग चीजें, हर चीज अलग दिखानी पड़ेगी। और आप कहोगे नहीं मेरा बिजनेस अकाउंट जो है वो अभी मिलियंस में जनरेट कर रहा है, तो मैं जब उसको डीमॉल पे लेके आऊंगा तो वो मिलियन से भी ज्यादा में जनरेट करेगा, क्योंकि दराज मुझे एक्स्ट्रा बूस्ट बूस्ट दे देगा। बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा बूस्ट तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे भाई दराज जो है वो आपको क्या कहते हैं, दराज जो है वो आपको आपके जो पुराने जो प्रोडक्ट होंगे ना वो सारे बंद कर देगा। क्योंकि डी मॉल पर आपके पास पहली तो बात है आप, अच्छा मैं समझाता हूँ। चलो आप कहते हो कि साथ भाई मैं मल्टीपल कैटेगरीज बेच रहा था और मैंने सारी कैटेगरी में अपनी पैकेजिंग, अपनी डिजाइनिंग वगैरह सब करवा ली, अब मैं क्या करूँ। अब जब आप उस पिक्चर को भी चेंज करने जाओगे ना, लिस्टिंग को एडिट करने जाओगे, तो आपकी लिस्टिंग की पूरी रैंकिंग जो है वो डाउन चली जाएगी। तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपकी एक चलती हुई दुकान है जिसको आप डी मॉल के लिए सिर्फ आप उसको पूरा डाउन करोगे और फिर शुरू से डी मॉल बनाओ, नहीं। रिकमेंडेशन ये, इंडिविजुअल अकाउंट चल रहा है चलने दो, बिजनेस अकाउंट चल रहा है चलने दो। दराज मोल अकाउंट जब आप बनाने जा रहे हो तो आपको ये करना है कि एक नई कंपनी बना लें जिसको कहते हैं एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, और उस पे आपका दराज मॉल बन जाएगा। उस दराज मॉल के लिए क्या चाहिए, कंपनी, इसको लिखें, चीज को अपने पास नोट डाउन करें, लिखेंगे तो याद भी रहेगा और बाद में वीडियोस खोल के भी नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन रिकमेंड करूंगा हर बंदा एक एक वीडियो को कम से कम दो दो बार देखे। 2 बार 3 बार देखोगे तो याद रहेगा कि क्या बात हुई, और आपने जो पैसा पे किया है इस कोर्स के लिए वो वसूल होगा आपका। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं बिजनेस अकाउंट और दराज मॉल की। दराज मॉल के लिए आपको सर ट्रेडमार्क चाहिए, स्टोर डेकोरेशन चाहिए और ब्रांडेड पैकेजिंग, ये 3 चीजें आपको चाहिए। बाकी बिजनेस अकाउंट के लिए आपको कंपनी चाहिए सिर्फ, और बाकी आप उस पर जो बेचना है, आपको कचरा बेचना है आप कचरा बेच सकते हो। अब आपने क्या किया, इंडिविजुअल अकाउंट आपका चल रहा है, बिजनेस अकाउंट भी आपका चल रहा है आपके सोल प्रोप्राइटर पर। अब आपने दराज मॉल अकाउंट बनाया एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड पर, वो भी आपका चल रहा है। एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड जब आपकी है ना, तो क्या कर सकते हो आप, उस कंपनी को बेच भी सकते हो बाद में, ठीक है, एसएमसी को। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आपका साथ भाई 3 स्टोर मेरे बन गए, तीनों स्टोर चल रहे हैं, अब मुझे चौथा बनाना है, अब मैं क्या करूं। तो देखिए फिर आपका एक एसएमसी नई कंपनी बन जाएगी, उस पे आप अपना नया स्टोर बना सकते हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अपने माइंड में रखें और अपने पास लिख लें कि आपको किस पर जाना चाहिए। जो लोग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज बेचना चाह रहे हैं, सर्विसेज देना चाह रहे हैं, वो क्लाइंट से पूछे कि आपकी कोई सोल प्रोप्राइटर बनी हुई है, अगर आपका ट्रेडमार्क बना हुआ है तो हम दराज मॉल अप्लाई करेंगे। अगर आपका ट्रेडमार्क नहीं बना हुआ, सर्विसेज क्या, ऑफलाइन शॉप्स जो है मार्केट में, अभी आप कहोगे मैं भाई डॉलमेन मॉल में जा रहा हूँ और मैं ना जाके अपना क्या कहते हैं उसको, या मैं निशत मॉल में जा रहा हूँ और मैं वहाँ कोई बड़े ब्रांड को जाके बोलूंगा कि मैं आपका दराज स्टोर बना रहा हूँ, तो मेरा भाई वो आपको जवाब ही नहीं देगा। वो काम उसके साथ करेगा कि जो बंदा बहुत अच्छी लेवल पे एजेंसी उसकी बनी हुई होगी। तो आपको किसको टारगेट करना है, आपको सर छोटे मॉल्स को टारगेट करना है। आप सदर चले गए, आप शालमी चले गए, ठीक है, आप रावलपिंडी की मार्केट्स में चले गए, आपने जो छोटे छोटे सेलर्स देखे, किसी का कोई छोटा ब्रांड है, कोई ऐसा है जिसकी पूरी अपनी ब्रांडिंग है, उसको आप दराज मॉल पर ले आओगे। आप किसी को देख रहे हो यार ये तो ट्रेडर है, ये तो होलसेल में माल लेता है और बेचता है, उसको आप बिजनेस अकाउंट पे ले आओगे सोल प्रोप्राइटर पर। एक बंदा आपने देखा भाई उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास ना कंपनी है ना कुछ है, कुछ भी नहीं, उसको आप इंडिविजुअल पे ले आओ, उसको आप सर्विसेज दो, उसको बोलो भाई महीने के एंड में मैं आपको जो है वो जो भी आपका प्रॉफिट बने उसका आप मुझे 20% दे देना। अब ये आपके ऊपर होता है यार, आप उसको सैलरी पर लेकर आओ या आप उसको किसी तरह भी लेकर आओ, या जो ब्रांड ऑलरेडी काम कर रहा है उसको आप कहोगे यार हम आपकी सेल्स अच्छी लाकर देंगे, उन्हें आप पिच करो, उन्हें आप बताओ कि देखें आपकी दराज पर जो सेल्स है वो बिल्कुल डाउन है, और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो इस एजेंसी के साथ काम कर रहा है या उसने कोई प्रॉपर टीम रखी हुई है जिस वजह से उनकी जो है वो क्या कहते हैं, उनकी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। तो अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं अपने दराज अकाउंट को लेकर, हम सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ज़रा मुझे बताइएगा मैसेज में, चैट में बताइएगा आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है, दूसरा भी मैंने जो पॉइंट है वो क्लियर कर दिया आप लोगों को। अब हम चलते हैं अपनी, अमजद अली कह रहे हैं कि सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो सर आप दोबारा से वीडियो को देखिएगा
तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से वीडियो को देखिएगा। जाहिर सी बात है, एक नया बंदा है जिसको अभी काम करना नहीं आता, तो वो उसके लिए एक नई चीज़ है, एक नई लर्निंग है, तो वो थोड़ा सा मसला होता है यार। हमें भी बिल्कुल शुरू शुरू में चीज़ें समझ नहीं आती थी। ठीक है, कोशिश करें जूम, अपने जूम को लेफ्ट ना करें, क्योंकि मैं अभी हूँ नहीं पाकिस्तान में, मैं चाइना में हूँ, और यहाँ पर जो है वो लैपटॉप हमारा चल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर सारी जो एप्लीकेशंस हैं अमेरिकन, वो सब बंद है। यूएस की जितनी एप्लीकेशंस है नहीं चलती ना। हम ये वीपीएन वगैरह लगाकर चला रहे हैं। कोशिश करें कि जूम लॉगिन रखें अपना, बार बार खुद को चैट से आउट ना करें, क्योंकि फिर ये होगा कि आप लोग बार बार फिर वेटिंग में चले जाएंगे और वहाँ पे वेट कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड स्क्रीन पर चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें लिख ली होंगी अपने पास। अच्छा जी, अब हम अपनी थर्ड स्क्रीन पर आ गए हैं। अब थोड़ी सी हम जो है वो इनकम की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, कि क्या इनकम हमारे पास शो हो रही होगी, क्या इनकम हम एक इंडिविजुअल अकाउंट से जनरेट कर सकते हैं, कितनी इनकम हम एक बिजनेस अकाउंट से जनरेट कर सकते हैं, और कितनी इनकम हम जो है वो एक दराज मॉल के अकाउंट से जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है इंडिविजुअल स्टोर, जिसमें हम महीने के 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक जो है वो जनरेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है बिजनेस अकाउंट। ठीक है, बिजनेस अकाउंट में भी आप तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख तक अर्निंग कर सकते हैं। बिजनेस अकाउंट क्या होता है, वो आपकी एक सिक्योरिटी बन जाती है। ठीक है ना, एक आपका अपना एक बिजनेस है, आप एज अ बिजनेस दराज से बात कर सकते हो कि भाई मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, और जो मैं है वो मैं एक बिजनेसमैन हूँ भाई, मैं कोई इंडिविजुअल बंदा नहीं हूँ, बिजनेसमैन हूँ, और आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक है, दराज मॉल की जो बात आ जाती है, तो वो आप महीने का मिनिमम भी, मिनिमम तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो आपकी स्किल के ऊपर है, आपको कितना काम करना आता है, तो वो आप 3 लाख रुपए से लेकर जितना आप इनकम करना चाहे दराज मॉल पर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दराज मॉल जो होता है वो एक अच्छा, अगर ब्रांड दराज मॉल कर रहा हो तो वो फिर दराज भी उसे प्रमोट करता है, और वो बहुत एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है दराज मॉल के जरिए। ठीक है, तो इनकम के लिहाज से आप देख लें कि अगर आपके पास बजट अच्छा है तो फिर आप दराज मॉल की तरफ जाएं, अगर आपके पास बजट अच्छा नहीं है तो फिर आप इंडिविजुअल की तरफ जाएं। यार लेकिन मैं रिकमेंड आप लोगों को ये करूंगा कि आप जितने भी लोग हैं सबके पास कम से कम 3-3 अकाउंट तो होने ही चाहिए लाजमी। आप लोगों के पास इंडिविजुअल होना चाहिए एक, आप लोगों के पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए एक, और आप लोगों के पास दराज मॉल अकाउंट एक होना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के पास। देखो, मल्टीपल दुकानें होंगी ना तो आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है इसमें, जब आपकी मल्टीपल शॉप्स होती हैं। ऑर्डर्स फॉर एग्जांपल, आप नए नए हो, आप लोग पता चला एक स्टोर पर आपके 3 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपके 3 स्टोर्स होंगे तो वो आपके 9 ऑर्डर्स हो जाएंगे डेली के। तो डेली के 9 ऑर्डर से मैं कहता हूँ कि यार अभी आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम आपको आके बताएंगे भी कि मिनिमम क्या आपको अपना एक प्रॉफिट परसेंटेज रखना है, उस हवाले से भी हम आपको चीज़ें बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो आप लोगों को मेरी रिकमेंडेशन के हवाले से इंडिविजुअल अकाउंट आप लोगों के पास होना चाहिए, एक एक बिजनेस अकाउंट और एक दराज मोल अकाउंट आप लोगों के पास होना चाहिए। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि साथ में हमारे पास तो टोटल इन्वेस्टमेंट ही इतनी कम है, तो अभी अब कंपनियों के खर्चे हम कहाँ करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कंपनी का खर्चा ना करें, मल्टीपल इंडिविजुअल स्टोर्स बना लें। ठीक है, ताकि आप जल्दी सीख भी लेंगे और मल्टीपल कैटेगरीज में भी काम कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी कर सकते हैं इंडिविजुअल में। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने मार्केट में गए, आप मार्केट में आपने चीज़ें देख ली, आपने प्रोडक्ट को बाई नहीं किया, दराज पर जाकर आपने लिस्ट करवा दिया, लेकिन दुकानदार से इतना आपने पूछ लिया कि यार ये जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलता रहेगा ना, ये ऐसा तो नहीं कि ख़त्म हो जाता है आपके पास। इतना आप दुकानदार से पूछ लें और उसको फिर जो है वो दराज पर आकर लिस्ट कर दें। जब ऑर्डर आए तो मार्केट जाएँ, प्रोडक्ट बाय करें और फिर इसको शिप करवा दें। शुरू में जब इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपके साथ जुड़ना नहीं चाह रहा,
तो फिर ये कि आप इस तरह काम कर सकते हैं। फिर मैं दूसरी एक रिकमेंडेशन दूंगा, काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुझे पैसे उधार मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो यार देखें, उधार पैसे तो कोई नहीं देता। हाँ, अगर आप अपना एक अच्छा स्टोर मेंटेन कर लें, 8-10 ऑर्डर आपके डेली के आ रहे हो, फिर आप अपने जिससे उधार मांगने जा रहे हैं उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना। उसको बोलें भाई मैं अपना ये स्टोर चला रहा हूँ और आपके पास मैं आया हूँ एक पार्टनरशिप करने, एक हम पूरा एक लीगल फॉर्म बनाएंगे और ये कि मुझे आपसे इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, 3 लाख रुपए की चाहिए, और जो भी इनकम होगी मैं मंथली आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो वो बंदा भी फिर है कि सोचेगा कि हाँ यार, इसको इन्वेस्टमेंट तो देनी चाहिए, महीना मेरे को प्रॉफिट ही मिलेगा, उधार दूंगा तो कुछ मिलेगा भी नहीं, उल्टा उधार भी नहीं मिलते भाई वापस। तो आप उसे रिकमेंड करो। फिर अगर क्लाइंट या आपका कोई रिश्तेदार है या आपके घर वाले हैं या आपका भाई है, आप ये भी ऑफर कर दो कि भाई अकाउंट भी हम आपके नाम पे ही बनाएंगे, ताकि जो विड्रॉ पेमेंट जो है वो आप ही के अकाउंट में आएगी। इसी तरह जैसे आप लोकल बिजनेस वाले के पास जाते हो, ऑफलाइन ब्रांड वाले के पास, तो उसे भी आप यही कहोगे कि सर आप जो है वो आपके अकाउंट पे अकाउंट बनेगा ना, आपके ही अकाउंट में पेमेंट गिरेगी। ठीक है। तो क्लाइंट फिर जो है वो आप लोगों के साथ काम करने में इंटरेस्टेड होगा। बताइएगा मुझे ज़रा, ये जो चीज़ है वो आप लोगों को क्लियर हो गई? इस हवाले से बताइएगा, ये पेज आप लोगों का क्लियर हुआ और उसको आप नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिजनेस अकाउंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? अब्दुल्ला भाई, मैंने अभी बताया है आपको सेशन में, शायद आपने ज्वाइन बाद में किया है, दोबारा से मैं बता देता हूँ। बिजनेस अकाउंट के लिए आपको चाहिए कंपनी, ट्रेडमार्क, स्टोर डेकोरेशन, स्टोर डिजाइनिंग, ब्रांडेड पैकेजिंग। सॉरी, कंपनी बिजनेस अकाउंट के लिए तो आपको ट्रेडमार्क और ब्रांडेड पैकेजिंग नहीं चाहिए, ना स्टोर डेकोरेशन चाहिए। आपको सिर्फ नॉर्मल चीज़ें चाहिए, कंपनी, फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें। मैंने कंपनी अकाउंट बनाया था मगर आईडी एंड बैंक अकाउंट डिटेल बार बार रिजेक्ट हो रही हैं, तो वो हम आपको अकाउंट बनाना भी सिखा देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको इंशाल्लाह अकाउंट बनाना भी हम लोग सिखा देंगे जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड नंबर 4 पर। अच्छा, स्लाइड नंबर 4 पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि दराज़ बिज़नेस मॉडल्स। नंबर 1 आ जाता है व्हाइट लेबल स्टोर्स, नंबर 2 आ जाता है प्राइवेट लेबल स्टोर्स, नंबर 3 आ जाता है होलसेल स्टोर्स और नंबर 4 आ जाता है ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स। ठीक है? तो अच्छा, पीछे की बात एक हमारी रह गई कि अगर आपके पास कंपनी बनाने के पैसे नहीं है तो आप 3 इंडिविजुअल्स बना लें। फॉर एग्जांपल, एक आपने भाई के नाम पे बना लिया, एक अपने नाम पे बना लिया, एक अपनी अम्मी के नाम पे बना लिया, एक अब्बू के नाम पे बना लिया। लेकिन वो ये कि पूरी डिटेल्स चेंज होगी। अब एक बड़ा मसला आ जाता है, साथ भाई आप कह रहे हो 3-3 स्टोर्स बनाएँ, तो हम अपना एड्रेस कहाँ से लाएँगे 3-3? तो यार हम लोग इस तरह करते हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ, तो मैं उसको सेकंड फ्लोर पर भी सेकंड फ्लोर का एड्रेस डाल देता हूँ और थर्ड फ्लोर का एड्रेस डाल देता हूँ। और मैं अगर तो आपके घर के ऊपर है सेकंड थर्ड फ्लोर, तो उन्हें जाके बता देंगे यार ये मैंने मेरे पार्सल कुछ हैं वो गलत एड्रेस डल गया है, शायद आपके घर आएगा, तो आप उसे नीचे भेज दीजिएगा। प्लस जब राइडर आएगा तो आप उसे बता देंगे भाई ये तीनों जो हैं वो स्टोर्स जो फ्लोर हैं वो मेरे ही हैं और आप इसी घर में आके दीजिएगा। तो वो राइडर फिर जो है 150 रुपये उसके हाथ में दे दोगे तो वो हमेशा आप ही को देता रहेगा। ठीक है? अच्छा जी, व्हाइट लेबल स्टोर क्या होता है? देखें, व्हाइट लेबल स्टोर ये होता है सर कि आप मार्केट के ट्रेंडिंग वाले प्रोडक्ट जो हैं वो बेचना चाह रहे हैं, उसमें आप अपनी लेबलिंग भी लगाओ तो उसको भी व्हाइट लेबल स्टोर कहते हैं। अगर आप अपनी लेबलिंग ना लगाओ और मार्केट के ही प्रोडक्ट को बेचो तो उसको भी आप व्हाइट लेबल स्टोर कह सकते हो। मतलब कि आप सदर मार्केट में गए, सेंट्रल प्लाजा में गए कराची में, वहाँ पे आपने देखा मल्टीपल लोग बैठे हैं जो ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग वगैरह करते हैं। आपने वहाँ पर प्रोडक्ट हंट किया और वहाँ से आपने सोर्सिंग की और आपने उसको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया और फिर जब ऑर्डर जनरेट हुआ तो आपने उसको शिप करवा दिया। तो इसको आप एज़ अ व्हाइट लेबल स्टोर का भी नाम दे सकते हो। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइवेट लेबल स्टोर। प्राइवेट लेबल स्टोर क्या होता है? प्राइवेट लेबल स्टोर ये होता है कि आपको एक मैन्युफैक्चरर तक पहुँचना पड़ता है। प्राइवेट व्हाइट लेबल स्टोर में प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम रहते हैं, प्राइवेट लेबल स्टोर में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपके अच्छे हो जाते हैं। प्राइवेट लेबल स्टोर में जो आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो जाता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्राइवेट लेबल स्टोर में आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करते हो या प्राइवेट लेबल स्टोर में आप डायरेक्ट चाइना से अपनी इन्वेंटरी जो है वो इम्पोर्ट करवाते हो, वहाँ पर बनवाते हो अपनी लेबलिंग, अपनी पैकेजिंग के साथ और फिर उसको आप पाकिस्तान में लाकर बेचते हो। या तो प्राइवेट लेबल स्टोर इसको भी कह सकते हैं कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ की करवाते हो। ठीक है? जिस चीज़ में आपकी ए टू ज़ी डिज़ाइन आपका है, लेबलिंग आपकी है और ट्रेडमार्क आपका बना हुआ है, आपकी लेबलिंग आपके ब्रांड के नेम से हुई हुई है, उसको हम प्राइवेट लेबल स्टोर कहेंगे। व्हाइट लेबल स्टोर हम उसको कहेंगे जो मार्केट से आपने प्रोडक्ट उठा लिए या उसको आपने अपनी पैकेजिंग वगैरह चेंज कर बेचा है, तो उसको हम जो है वो प्राइवेट लेबल स्टोर कहेंगे। ठीक है? आ रही है चीज़ें समझ?
इस चीज़ को नोट डाउन करते रहें, लिखते रहें। जी, आप अगेन वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएँगी। पहले भी जब हम भी अपनी लर्निंग करते थे तो हमारे साथ भी यही होता था कि हमें तो नींद आ जाती थी। और हम वैसे तो हम 3-4 बजे तक रात सोए ना, लेकिन जब भी हम लर्निंग की वीडियोज़ खोलें तो हमें डायरेक्ट नींद आ जाए और हम टुन हो जाएँ। अच्छा, नंबर 3 पर हम चले जाते हैं, होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल क्या होता है? देखिए, होलसेल मॉडल ये होता है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप होलसेलर के पास जा रहे हो होलसेल का माल लेने, नहीं, इसको होलसेल मॉडल नहीं बोलते। होलसेल मॉडल इसको बोलते हैं कि आप एक ब्रांड के पास गए जिसके पास अपनी पैकेजिंग है, अपना ट्रेडमार्क है, अपनी कंपनी है, हर चीज़ उसकी अपनी बनी हुई है। आप उसके पास गए होलसेल वाले, मतलब ब्रांड के पास जिसका ऑलरेडी सब बना हुआ है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं बेचता, वो ऑफलाइन बेचता है। आप ऐसे ब्रांड के पास गए, आपने उससे कहा कि सर हम ऑनलाइन बेचते हैं और हम आपको सर्विसेज़ देना चाह रहे हैं ऑनलाइन की। अब वो एक बंदा है, ओल्ड स्कूल बंदा है, ठीक है? वो कह रहा है नहीं भाई मुझे भरोसा नहीं है, आप एक काम करो, मेरा माल मुझसे कैश में लो और आप बेचो, ठीक है? आप मुझसे माल ले जाओ कैश में और आप खुद दराज़ पे ऑनलाइन बहुत बिकता है ना, तो आप बेचो भाई। तो अब इस मॉडल में आप लोग क्या करोगे, आप कहोगे ठीक है सर, आप मुझे एक लेटर बनाकर दे दें, जिसको कहते हैं अथॉरिटी लेटर, मतलब आपकी दुकान का एक क्या कहते हैं उसको, लेटर हेड होगा जिस पे आप लिखोगे कि ये कंपनी है जो मेरे पास आई है, ये अथॉरिटी लेने दराज पर बेचने की, और मैं आपको ये अथॉरिटी लेटर बनाकर दे रहा हूँ और आप मेरा माल जो है वो बेझक आप दराज पर बेच सकते हैं। और आप उस ब्रांड को ये भी कहें कि सर किसी और को इस ब्रांड की अथॉरिटी ना दीजिएगा, वरना जो है वो फिर प्राइस वॉर हो जाती है और दोनों के ऑर्डर्स नहीं आते और ना प्रॉफिट मार्जिन बचता है। तो होलसेल मॉडल इसको कहते हैं। पहले तो आपको कोशिश करनी है कि ब्रांड को ही कहो कि आप ही बेचो, मैं आपको सर्विसेज दूंगा। ब्रांड नहीं मानता तो फिर होलसेल मॉडल ये होता है कि आपने अपने नाम पे एक कंपनी बनाई, उस कंपनी पे अथॉरिटी ली उस ब्रांड की और फिर उस ब्रांड को आपने दराज पर आकर बेचा, ठीक है? अच्छा जी, अब इसमें क्या मसला है? आप कहोगे साहब भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो वैसे ही सर्विसेज़ बेचने हैं, अब हम होलसेल मॉडल अपनी कंपनी कहाँ से बना लेंगे? तो फिर हम ये करते हैं, इस तरह किया हमने, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि हम एक इन्वेस्टर को लेकर आते थे जिसको हम कहते थे कि सर जी आप ये होलसेल मॉडल है, इस पे आप इन्वेस्ट करो और इससे ये होगा कि इसका चलता हुआ ब्रांड हम ऑनलाइन लगाएँगे वो भी चलने लग जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कम आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो होलसेल वाले का भी उसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है ना? तो हो प्रॉफिट मार्जिन शायद इसमें कम आएगा, लेकिन ये कि हमारा माल जो है वो जल्दी और अच्छा बिकने लग जाएगा और होलसेल ब्रांड को, जिसकी ऑलरेडी शॉप होती है ऑफलाइन, उसकी कुछ सोशल मीडिया प्रेज़ेंस भी होती है, तो उन पर डीमॉल वगैरह भी जो है वो जल्दी लग जाते हैं, ठीक है? नंबर 4 आ गया ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ड्रॉप शिपिंग मॉडल देखो ये वो नहीं है कि आपने किसी को मैसेज कर दिया और वो बंदा आपका पार्सल शिप करवा देगा और आपको कमीशन भेज देगा, नहीं। तराज पर इस तरह ड्रॉप शिपिंग मॉडल नहीं होता। क्योंकि देखो ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता है वेबसाइट पर, या ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता है जो बंदा व्हाट्सएप पर ऑनलाइन चीज़ें बेच रहा हो। उसमें क्या होता है पता है? उसमें पेमेंट जो है वो होलसेलर ड्रॉप शिपिंग वाले बंदे को ही मिलती है। वो अपने पैसे रख के आपको आपका प्रॉफिट बेचता है। दराज़ में इस तरह है कि आपका अकाउंट बना हुआ है ना, जो अकाउंट ही आपका बना हुआ है तो पैसे ही आपके अकाउंट में आएँगे। तो ड्रॉप शिपिंग वाला बंदा जो है वो आपके पार्सल शिप नहीं करवाएगा। ड्रॉप शिपिंग आप इस तरह कर सकते हो कि आपने कुछ प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए। प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आपने जब उनका ऑर्डर जनरेट हुआ तो आपने क्या किया कि आपने उसको अपना क्या कहते हैं मार्केट से जाकर बाय किया और आपने उसको दराज के हेड ऑफिस, दराज की जो वो शॉप्स बनी हुई होती है जहाँ पर वो पार्सल लेते हैं, उनको आपने जाकर पार्सल दे दिया, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। व्हाइट लेबल स्टोर मैंने आपको बता दिया कि वही ट्रेडिंग प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में होते हैं, उसको आप एज़ अ ड्रॉप शिपिंग भी कह सकते हो, ठीक है? प्राइवेट लेबल ब्रांड वो होता है कि जिसमें आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाने जा रहे हो या आप वैसे ही एक प्राइवेट लेबल ब्रांड हो ना, मतलब आप वैसे ही आपको पता है आपके भाई का ब्रांड है, आपके चाचा का ब्रांड है, तो वो भी एक प्राइवेट लेबल ब्रांड हो गया। वो आपको ज़ाहिर है बहुत ही कम प्रॉफिट पर देंगे या ज़ीरो प्रॉफिट पर भी आपको दे सकते हैं। होलसेल ब्रांड ये होता है कि किसी का अपना एक ब्रांड बना हुआ है, आपने उससे जाकर इजाज़तनामा ले लिया। ड्रॉप शिपिंग मॉडल इसको कहते हैं कि आपने लिस्टिंग कर दी, जब आपको ऑर्डर जनरेट होते हैं, आपने 150, 200, 300 लिस्टिंग्स कर दी, लेकिन जब आपको ऑर्डर जनरेट हुआ तो आप मार्केट में गए और आपने उसको शिप करवा दिया, ठीक है? तो ये हमारे हो गए बिज़नेस मॉडल्स। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि साद भाई आपने मॉडल तो बता दिए, अब आप हमें ये तो कम से कम बताओ कि सक्सेस रेट किसका अच्छा है? और किसका सक्सेस रेट जो है वो अच्छा नहीं है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, व्हाइट लेबल स्टोर जो है वो हमारा तकरीबन 60% प्रॉफिट में जाते हैं। मतलब कि अगर मैं कोई 6-10 स्टोर बनाता हूँ व्हाइट लेबल के तो 6 उसमें से चल जाते हैं और 4 जो है वो नहीं चलते। जो स्टोर्स नहीं चल रहे उसका मतलब है कि मैंने उस पे अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं लगाई
या तो फिर उस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मैं उन्हें बीट नहीं कर सकता, या तो फिर मैंने मार्केटिंग अच्छी नहीं की, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप हर चीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हो, फिर भी अनसक्सेसफुल हो सकते हो आप। तो उसमें यही है कि फिर आप कैटेगरी चेंज करें और प्रोडक्ट्स को चेंज करें। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो 2-2 3-3 महीने लगा देते हैं और उन्हें एक ऑर्डर भी जनरेट नहीं होता, ठीक है? लेकिन अगर वो अच्छे से दिमाग से और लो कॉम्पिटिशन को देखकर काम करते हैं, तो फिर जो है उन्हें एक अच्छे ऑर्डर्स भी जनरेट होते हैं, अच्छा एक प्रॉफिट मार्जिन भी जनरेट होता है, ठीक है? तो इसको जो है वो हम कहते हैं 60% प्रॉफिट, आपको 60% आपका सक्सेस रेट है व्हाइट लेबल स्टोर में। अच्छा जी, प्राइवेट लेबल स्टोर में सर आपका जो सक्सेस रेट आ जाता है वो आ जाता है 40%। 40% सक्सेस रेट की क्या वजह है प्राइवेट लेवल में? क्योंकि देखो एक ब्रांड है जिसको कोई जानता भी नहीं है, ठीक है ना? और उसको आप बाय करने जा रहे हो। व्हाइट लेवल की सक्सेस रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें जो है वो चाइना के ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट ही इतने यूनिक होते हैं कि बंदा ब्रांड नेम नहीं देखता, बंदा उस प्रोडक्ट की खासियत देखता है। जब बंदा उस प्रोडक्ट की खासियत देखेगा तो आपसे वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा, ठीक है? प्राइवेट लेवल स्टोर ये होता है कि आपको, क्योंकि बिल्कुल ही नया ब्रांड होता है और आपको इसका आइडिया नहीं होता प्राइवेट लेवल ब्रांड का, तो फिर ये है कि आप इसमें सक्सेस रेट शायद कम हो लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इसमें आपका बहुत अच्छा बन जाता है। फिर होलसेल के मॉडल पे आ जाते हैं। होलसेल का मॉडल सर इसलिए कामयाब होता है क्योंकि एक दुकानदार है जिसका अपना एक ब्रांड है, उसकी 2-4 ब्रांचेज़ हैं या कोई ब्रांच नहीं है, एक ही ब्रांच है उसकी, उसने लिखा हुआ है हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है? और उसके पूरे घर वाले एक ही स्टोर चला रहे हैं और वो लोग माशाल्लाह अच्छा कमा भी रहे हैं। लेकिन क्या चीज़ होती है कि एक चलता हुआ स्टोर है, एक चलता हुआ ब्रांड है, मतलब उसे अपने ब्रांड की पोटेंशियल का नहीं पता। ठीक है ना? क्योंकि उसकी एक दुकान ऑलरेडी चल रही है, तो मतलब वो हर इलाके, हर शहर, हर पाकिस्तान में जाके अपनी दुकानें खोलेगा तो उसकी दुकान चलेगी क्योंकि उसकी दुकान वहाँ पर चल रही है जहाँ पर वो मौजूद है। तो आपने क्या किया, एक सक्सेसफुल बिज़नेस को उठाया और आपने उसको ऑनलाइन कर दिया, दराज़ पर कर दिया, तो लाज़मी वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा सेल आउट होगा क्योंकि उसकी ऑलरेडी सेल बहुत अच्छी है मार्केट में। और सक्सेस रेट होने की एक ये भी वजह है कि उसको और दूसरे लोग नहीं बेच रहे होते क्योंकि आपको ही उसकी अथॉरिटी मिलती है और आप ही उसको बेच रहे होते हो, ठीक है? और फिर हम 60% प्रॉफिट शेयरिंग इसलिए कहते हैं ड्रॉप शिपिंग पर सक्सेस रेट, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आप मल्टीपल स्टोर्स प्रोडक्ट्स अपलोड कर देते हैं। जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो आपके फिर सक्सेस रेट थोड़े अच्छे रह जाते हैं ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है? लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये भी मसला है कि आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट देते हो तो वो दुकानदार जो है वो आपको एक एक्स्ट्रा अपना भी प्रॉफिट रखकर बेचता है। तो वो जो बात है वो अलग है। उम्मीद है कि आपने ये भी सारे पॉइंट्स जो हैं वो अपने पास नोट डाउन कर लिए होंगे। नोट डाउन कर लिए हैं आपने चीजें अपने पास? बताइएगा मुझे। 30-35 लोग हैं हमारे ग्रुप में और तकरीबन क्लास लेने सिर्फ कम लोग आते हैं यार। चलें कोई नहीं, हर बंदा जो कि पता है कि काफ़ी बिज़ी होता होगा और कोई मसला नहीं है। चलें अब हम इसको नेक्स्ट पर लेकर चलते हैं, अपने नेक्स्ट अपनी उस पे जाते हैं। ऑफ़लाइन शॉप इनटू ऑनलाइन बिज़नेस, ठीक है? अब आप कहोगे कि साद भाई, आप होलसेल का इतनी बातें कर रहे हो। भाई होलसेल दुकानदार जो है उसका काम ऑलरेडी अच्छा चल रहा है तो वो हमें क्यों देगा? हम उसको जाके क्या बात करें? हम उसको जाकर क्या पिच करें कि वो हमें देगा? तो सर, ऑफलाइन शॉप इनटू ऑनलाइन बिज़नेस, इससे मैंने बहुत लाखों रुपए कमाए कि मैं ऑफलाइन बिज़नेस इसको ऑनलाइन करता हूँ, ठीक है? आप भी कर सकते हो और अभी डिमांड ही आ गई ये चीज़ें भाई, क्योंकि लोगों में इतना आलसीपना आ गया। अब आप देखो ना यार, सिनेमाओं की ही छुट्टी कर दी भाई, नेटफ्लिक्स आ गया, ठीक है ना? सिनेमा ही बंद हो गए, मतलब तकरीबन छुट्टी हो गई सिनेमाओं की। वो क्या है, हर बंदा अपने घर में बैठकर देख रहा होता है और मतलब वो भी एक बिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई है यार। नेटफ्लिक्स देख लो आप, अमेज़न प्राइम देख लो आप, इसके अलावा आप मतलब हर बंदे ने अपना बना लिया है, ठीक है? जियो वाले ने अपना बना लिया है, ज़ी ये तो ख़ैर हम यूज़ नहीं करते हैं इंडिया के। इसके अलावा मैं बात करूँ, डिज़नी प्लस वाले ने अपना बना दिया है, मार्वल वालों ने अपना बना दिया है कि भाई आप घर बैठे आप हमें पैसे दो और आप देखो। जहाँ आप एक फ़िल्म देखने के आप 1500 2000 रुपए देते थे, अब वो आप पूरा महीना फ़िल्में देखो, हमारी पुरानी फ़िल्में देखो, पूरा महीना देखो, नई भी उस पे रिलीज़ होती हैं। तो आप दुकानदार को जाके समझाओ कि भाई ऑफ़लाइन दुकान आप चला रहे हो, लोग अब ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं और ऑफलाइन वाले की तो वैसे ही बजी पड़ी है। एक तो ऑनलाइन वाला उसको खा जाता है, दूसरा उसको जो है वो सुपरमार्ट खा जाते हैं, ठीक है ना? तो वो एक अलग चीज़ है। अच्छा जी, अब ऑफलाइन शॉप इनटू ऑनलाइन बिज़नेस करना इसलिए आसान है कि उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लगाई हुई है अपनी दुकान पर। एक उसकी दुकान है, उसने वहाँ का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी देनी है, तो इन्वेस्टमेंट उसकी ऑलरेडी लगी हुई है। टाइम जो है वो ऑलरेडी उसका लगा हुआ है, उसे रोज़ दुकान पर आना है, दुकान पर बैठना है और दुकान को खोल के काम करना है, ठीक है? ऑनलाइन में इस तरह नहीं है, ऑनलाइन में आप 24 घंटे काम कर रहे होते हो, ऑफलाइन में कि टाइम की लिमिट है। नंबर 3 हम आ जाते हैं इन्वेंटरी, इसमें इन्वेंटरी की भी कोई परेशानी नहीं है कि यार माल नहीं मिला, स्टॉक नहीं मिल रहा, रेट महँगे हो गए, ठीक है ना?
इसमें तो इन्वेंटरी की भी पंचायत नहीं है, क्योंकि वो दुकानदार है, उसे पता है मेरा माल इतना बिकता है महीने का, वो 2-3 महीने का अपने पास वैसे ही स्टॉक करके रखेगा। अब वो चाइना से बनाता हो, कहीं से दुनिया के कहीं कोने से बनाता हो, लेकिन उसको अपनी दुकानदारी तो चलानी है, तो वो ये करेगा कि उसके पास इन्वेंटरी हमेशा स्टॉक में होगी। हाँ, कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो अनस्टॉक भी हो जाते हैं, लेकिन इतने मसले नहीं आते जितने आप नॉर्मली मार्केट से प्रोडक्ट लेकर बेचते हो। फिर चौथे नंबर पे आता है टीम, मतलब उसकी हर टीम अवेलेबल है, उसके पास वेयरहाउस का बंदा है, उसके पास दुकान चलाने पर सेल्समैन है, उसके पास सफाई करने का बंदा है, ठीक है ना? तो उसके पास तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो अब आप उसे जाकर बताएँगे कि यू आर सेलिंग इन एरिया, मतलब कि आप भाईजान एक ही एरिया में सेल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को। तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी विजिबिलिटी नहीं बना रहे, ठीक है ना? जब आप ऑनलाइन आओगे तो आप विजिबिलिटी, मतलब कि आप उसे जाकर बताओ कि सर, आपको जब मैं ऑनलाइन लेकर जाऊँगा तो आपको सर ऐसे-ऐसे सिटीज़ से आपको ऑर्डर आएगा जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। आपको पता है पाकिस्तान में तकरीबन कोई, मेरे ख़्याल से कोई 200 प्लस सिटीज़ हैं। अगर मैं काउंटिंग करने जाऊँ तो हमें यहाँ काउंटिंग, वैसे तो छोटे-छोटे गाँव वग़ैरह मिला के तो कोई 1100-1200 बन जाते हैं नाम, लेकिन जो बड़ी सिटीज़ आते हैं वो तकरीबन 200 हैं। अगर मैं आपको गिनती करूँ, आपको कितने याद होंगे? मुल्तान याद होगा आपको, कराची याद होगा, लाहौर हो गया हमारा, फैसलाबाद हो गया हमारा, इसके अलावा क्या है, गुजरांवाला आपको याद होगा, ठीक है? उसके बाद हम क्या रहते हैं, इस्लामाबाद आपको याद होगा, स्कर्दू याद होगा आपको, गिलगित-बल्तिस्तान याद हो जाएगा, आपको मरी याद हो जाएगा। मतलब आप गिनोगे तो बड़ा मुश्किल, आप 15 भी काउंट पूरे नहीं कर सकोगे, एबटाबाद कर लोगे आप, ठीक है ना? इसके अलावा भी बहुत सारे सिटीज़ हैं। तो आप उस क्लाइंट को बोलोगे कि सर, आप तो पूरे कराची को भी माल नहीं बेच रहे। आप तो अगर अगर आप लाहौर में बैठे हो तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल शालमी में आपकी दुकान है, तो आप तो डीएचए में भी नहीं बेच रहे, क्योंकि डीएचए वाला आपके पास शालमी में आएगा नहीं लेने के लिए। हाँ, जब आपकी ऑनलाइन शॉप होगी तो डीएचए वाला आप शालमी में आपसे लेने के लिए आएगा। मतलब कि ऑनलाइन ऑर्डर आएगा, आप उसको शिप करवा दोगे। उसी तरह आप दुकानदार को बताओगे कि सर, आपको ऑनलाइन विजिबिलिटी अपनी बढ़ानी है, आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, आपको नेशनल वाइड सेल्स आपको करनी है, नेशन वाइड सेल्स आपको लेकर आनी है। तो जब आप एक ऑफलाइन बिज़नेस वाले को इस तरह पिच करेंगे, तो फिर वो आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होगा। अदरवाइज़ ज़ाहिर-सी बात है भाई, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो एक नॉर्मल बंदे को आकर अपना टाइम देगा। ठीक है? कैमरा बंद कर दे यार। समझ नहीं आ रही तो जब वीडियो से 2-3 बार देखकर सीखना है तो ऑनलाइन क्लास का क्या फ़ायदा? अमजद अली भाई, देखें सर, आपकी मर्ज़ी है, आपको ऑफ़लाइन लेना है, ऑनलाइन लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है। हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे लें, ठीक है? कोशिश करें, शुक्रगुज़ार रहें कि लोग अपना टाइम आप लोगों को दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई मैं नहीं सिखाता, मैं पैसे लेकर भी आपको चीज़ें नहीं सिखाता, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इतनी डिटेल में इस तरह का कोर्स लोग नहीं सिखाते भाई। ठीक है ना? इस तरह का लोग लोग नहीं सिखाते कोर्स। अच्छा, इसमें एक ये आखिरी लाइन जो है वो हमारी ले गई। मिनिमम पिच आपको जो है ना 15 से 20 दुकानदारों को करना है, तब जाकर कोई एक बंदा आपको हामी बढ़ेगा काम करने की। ठीक है? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ दराज़ होलसेल, ठीक है? दराज़ होलसेल के हवाले से थोड़ी-सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। दराज़ होलसेल ये होता है कि आप एक अथॉरिटी ले लेते हैं, सेलर बन जाते हैं उस ब्रांड के, अथॉराइज़्ड सेलर जो है वो आप बन जाते हैं उस ब्रांड के। अगर मैं बात करूँ दराज़ पर जितने ब्रांड चल रहे हैं ना, तकरीबन वो थर्ड पार्टी चल रहे हैं, ब्रांड खुद से नहीं चलाते, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, ठीक है? क्योंकि ब्रांड कहता है यार मैं यहाँ से 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा लूँगा, मुझे फ़ायदा ही नहीं है। मैं तो पूरे पाकिस्तान में बेच रहा हूँ और मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। तो मैं 2-4 लाख रुपए के लिए या 5-7 लाख रुपए के लिए मैं दराज़ पर नहीं आऊँगा, ठीक है? तो वो आप उससे अथॉरिटी लेकर खुद सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, हाउ टू पिच अ ब्रांड। अब ये बात देखो बहुत ज़रूरी है कि आप जब एक ब्रांड के पास जाओगे तो आप उसको पिच कैसे करोगे? एक ऑफ़लाइन शॉप के पास। सबसे पहले तो आप उसे बोल सकते हो कि यार हम सैलरी चार्ज करते हैं मंथली 50,000 रुपए, आपको पूरा सर्विस देंगे, हर चीज़ ऑर्डर आएगा, आपको बताएँगे भी कैसे पैक करना है, शिप करना है, सारी चीज़ें आप लोग करेंगे। तो फिर क्या होगा कि आप 50,000 रुपए सैलरी बोलो। अगर तो ब्रांड बोलता है कि नहीं भाई मैं तो 50,000 रुपए नहीं दे सकता आपको, आपकी तो ये वैल्यू ही नहीं है, या मुझे भाई इतना रिस्क नहीं लेना, मेरे पैसे ज़ाया होंगे। ठीक है? अगर तो वो सेलर का माइंड ओल्ड स्कूल बना हुआ है और उसे पता नहीं है कि ऑनलाइन का क्या पोटेंशियल है, तो फिर आप उससे फिर बोलो अच्छा चलें ठीक है सर, हम प्रॉफिट शेयरिंग पे आ जाते हैं। आप मुझे होलसेल रेट में प्रोडक्ट देना,
स्टोर आपके ही डिटेल पे बनेगा और जो भी प्रॉफिट मंथली बनेगा उसका 40% आप मुझे शेयर कर देना, ठीक है? उसमें क्या है कि फिर आपको सेल्स वगैरह अच्छी लेकर आनी है। अगर क्लाइंट कहेगा नहीं भाई मैं अपने स्टोर की प्रॉफिट शेयरिंग भी आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, तो फिर वो क्लाइंट आपसे यही कहेगा ब्रांड वाला कि सर जी आप मुझसे कैश में इन्वेंट्री ले लें, कैश में आप मुझसे इन्वेंट्री लें और जाकर उसको बेचें। और आप कहेंगे कि सर ठीक है, आप मुझे एक अथॉरिटी लेटर बनाकर दे दें। अथॉरिटी लेटर किसके नाम पे बनेगा? अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपने नाम पे बनवा लें, अगर तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो किसी इन्वेस्टर को आपको इसके अंदर ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ये 3 मॉडल्स हैं जिससे आप ब्रांड्स को पिच कर सकते हैं, ठीक है? अब वो आप देखें, अगर क्लाइंट परसेंटेज पर डन हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर क्लाइंट क्या कहते हैं कोई दूसरी चीज़ पर डन हो जाए तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है? वो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको इसमें बेहतर लगे। बताइएगा जी, चीज़ें समझ आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं? आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं चीज़ों को या नहीं कर रहे हैं? बताएँ। चैट पर बता दें प्लीज़। ठीक है, तो आगे हम इसको कंटिन्यू लेकर चलते हैं जी। अब बात आ जाती है कि यार एक ऑफ़लाइन दुकान वाला है, वो आपको क्यों चूज़ करेगा? ठीक है? मतलब ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप ब्रांड को जाकर बताओगे और ब्रांड कहेगा कि अरे भाई क्या हाल-चाल है आपके यार, आपको तो हम ढूँढ रहे थे, हम तो खुद ढूँढ रहे थे कि कोई ऑनलाइन बंदा आके हमें सिखा दे काम, या कोई ऑनलाइन बंदा जो है वो हमें ऑनलाइन के बारे में, चीज़ों के बारे में बता दे। तो सर आप उसे जाकर बताओगे कि सर आपको विज़िबिलिटी मिलेगी। आप पहले छोटे-सी दुकान लेकर, एक छोटी-सी दुकान तो नहीं बोलना, उसकी हट जाएगी। आप बोलना सर आप इतनी बड़ी दुकान लेकर, इतना बड़ा माशाल्लाह आपका ब्रांड है, आप ब्रांड लेकर इतने छोटे से इलाके में बैठे हुए हैं आप। इलाका भी छोटा नहीं बोलना, बोलना सर आप मतलब इलाके में बैठे हुए हैं और आप पूरे कराची में भी सेल आउट नहीं कर रहे। आपकी मल्टीपल शॉप्स भी नहीं है। और अगर आप ऑफ़लाइन मल्टीपल शॉप्स खोलने जाते हैं तो उसमें रिस्क भी बहुत है, चले ना चले, इनकम हो ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ आप ऑनलाइन काम करें ना, ऑनलाइन आपकी 2-4 लाख रुपए से दुकान स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप एक ये एक अच्छी जी, आ रही है, अब आवाज़ आ रही है? हेलो? अच्छा, मैंने जो अभी आपको बताया, वो आपको आवाज़ आई? मैंने जो अभी आपको बताया विज़िबिलिटी के हवाले से, न्यू सेल्स चैनल के हवाले से, बताइएगा ज़रा मुझे। ठीक है। चलें मैं दोबारा से बता देता हूँ, विज़िबिलिटी के हवाले से दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है? विज़िबिलिटी के हवाले से मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग तो हमारी चल रही है, स्क्रीन शेयरिंग जो है वो हमारी बंद हो गई है, स्क्रीन शेयरिंग हम दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है? जी सर, आवाज़ आ रही है अब आपको? अभी आ रही है आवाज़? साहिरा अली कह रही हैं आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ का बता दें मुझे चैट में प्लीज़। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलें विज़िबिलिटी भी ख़त्म हो गई थी ना, तो मैं अभी विज़िबिलिटी भी दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, ब्रांड व्हाई ब्रांड चूज़ यू, ठीक है? कि भाई ब्रांड क्यों आपके साथ काम करेगा? क्या ऐसा मसला है? ब्रांड पेन पॉइंट्स, ब्रांड के जो पेन पॉइंट्स होते हैं ना वो 3 होते हैं। नंबर 1 उसे विज़िबिलिटी चाहिए।
नंबर 2 उसे न्यू सेल्स चैनल्स चाहिए। नंबर 3 उसे सेल्स एंड प्रॉफिट चाहिए। और आप यकीन करो उस ब्रांड वाले को इन 3 चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, जिसको आपको जाके वहाँ पर उसको एजुकेट करना है। नंबर 1 आप क्लाइंट को बताओगे कि सर देखिए आपको ऑनलाइन अपने ब्रांड को लाने में विजिबिलिटी मिलेगी। विजिबिलिटी क्या है? विजिबिलिटी सर ये है कि आप जो है वो एक बड़ी-सी दुकान लेकर, छोटी दुकान नहीं बोलना, बोलना आपकी इतनी माशाल्लाह बड़ी दुकान है, बड़ा आपका माशाल्लाह ब्रांड है और आप एक बड़े इलाके में आप बैठे हुए हो, बिल्कुल यहाँ इलाके वाले आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, आपके प्रोडक्ट को बाय करते हैं। लेकिन सर, एक बंदा जो कोरंगी में बैठा हुआ है, वो आपका प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ से यहाँ आना उसे बहुत दूर पड़ जाएगा। एक बंदा जो लाहौर में बैठा हुआ है, वो आपका प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता कराची में। एक बंदा जो आपका पिंडी में बैठा हुआ है, एक बंदा जो आपका इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, एक बंदा जो आपका गुजरांवाले में बैठा हुआ है, एक बंदा जो आपका मुल्तान में बैठा हुआ है, उसे भी सर आपका ब्रांड चाहिए। लेकिन क्योंकि आपकी विजिबिलिटी नहीं है वहाँ तक, आपके लोग वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। तो उस विजिबिलिटी के लिए सर आप दराज पर आएँ। आपको पता है कि कितने सिटीज़ हैं पाकिस्तान में? आपको सर मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने सर्च नहीं किया था। 200 बड़े सिटीज़ हैं और तकरीबन गाँव वगैरह को मिलाकर तकरीबन 1000 प्लस आ जाते हैं। 800 1000 तक हमारे जो हैं वो आ जाते हैं। तकरीबन 800 सिटीज़ में तो ये टीसीएस क्या कहते हैं वो शिप करता है उसको, क्या कहते हैं, ऑर्डर्स को। तो आप क्लाइंट को बताएँ कि जब आप ऑनलाइन चीज़ को लेकर आते हैं, तो पूरे नेशन वाइड आपको जो है वो ऑर्डर्स जनरेट होते हैं, ठीक है? इस हवाले से जब आप क्लाइंट को बताओगे, तो क्लाइंट आपसे बात करने में भी इंटरेस्टेड होगा और आपकी जो पिच है, वो भी उसमें भी उसको सुनने में मज़ा आएगा। नंबर 2 पर हम आ जाते हैं न्यू सेल्स चैनल। न्यू सेल्स चैनल क्या होता है? न्यू सेल्स चैनल ये होता है कि आपकी एक दुकान है, एक इलाके में, एक मार्केट में, एक मॉल में। अब आप न्यू सेल्स चैनल का मतलब है मल्टीपल आप अपनी शॉप्स करने जा रहे हो। अब जो कि एक ऑफलाइन शॉप को खोलने का मतलब है कि लाखों रुपए आपका उसमें इन्वेस्ट होगा, आपको उसमें जगह का रेंट देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, आपको दुकान को बनाना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट भी लाखों रुपए आती है, आपको बंदे हायर करके रखने पड़ेंगे और दुकान चले ना चले कोई उसका नहीं पता। उसी तरह सर ऑनलाइन दुकान चलने का भी कोई आइडिया नहीं है, दुकान चले ना चले, लेकिन क्या करना है आप लोगों को? आपको सर ये करना है कि आप ऑनलाइन को, क्या कहते हैं, उसको आपको ये बोलना है कि सर आप ऑनलाइन आएँगे तो आपको लाखों रुपए तो देने ही नहीं है। आपके पास ये मॉडल्स हैं, अगर आप एज़ अ ब्रांड जाना चाहते हैं तो उतना खर्चा आएगा, एज़ अ कंपनी, एज़ अ बिज़नेस अकाउंट जाना चाहते हैं तो ये खर्चा आएगा और अगर आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना तो आप एज़ अ इंडिविजुअल चले जाएँ और मुझे आप महीने की 15,000 रुपए सैलरी दे दीजिएगा, मैं आपका ये स्टोर जो है वो रन करूँगा, या आप मुझे 50,000 रुपए सैलरी दे दीजिएगा, या आप मुझे परसेंटेज दे दीजिएगा, मैं आपका ये स्टोर रन करूँगा। ठीक है? इस तरह आप उसको पिच करेंगे कि न्यू सेल्स चैनल आपको बनाने। फिर आप उसे बताएँगे कि सर आपको पता है फूड पांडा पर कितनी सेल्स आती हैं, क्रेव मार्ट पर कितनी सेल्स आती हैं, टेली मार्ट पर कितनी सेल्स आती हैं। इसके अलावा फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोग जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसपे कितनी सेल आती है, दराज़ पर कितनी सेल आती है। तो मैं उन 5 चैनल्स पर भी आपको लेकर जाऊँगा, फूड पांडा पर भी लेकर जाऊँगा चीज़ों पर, लेकिन अभी जो है वो हमारी कंपनी, हमारी एजेंसी, मैं खुद जो है वो दराज़ पर काम कर रहा हूँ और अभी हम आपको चाह रहे हैं कि आपका एक न्यू सेल्स चैनल बनाएँ और आपको जो है वो हम दराज़ पर लेकर जाएँ, ठीक है? फिर आप क्लाइंट को बताएँगे कि सर मोर विजिबिलिटी, मोर सेल्स, मोर प्रॉफिट, ठीक है? तो जब आप ये चीज़ें क्लाइंट को बताएँगे तो फिर क्लाइंट, ब्रांड जो है वो आपके साथ काम करने में जो है वो इंटरेस्टेड होगा। ठीक है सर? उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं एक प्राइवेट लेबल ब्रांड पर। अब आप कहेंगे कि नहीं यार मुझे साद भाई यार होलसेल नहीं करना, आप कब से होलसेल कर रहे हो? नहीं यार, मुझे तो यार मैंने तो वीडियो देखी थी प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाऊँ, उसमें लाखों रुपए मैं कमाऊँ, मुझे प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाना है। तो आप मुझे प्राइवेट लेबल ब्रांड का बताएँ। तो ठीक है सर, मैं आपको प्राइवेट लेबल ब्रांड का भी बता देता हूँ। अच्छा जी, नंबर 1 आ जाता है होममेड प्रोडक्ट्स आप प्राइवेट लेबल ब्रांड में बना सकते हो। जैसे जो चीज़ घर में आप बना सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्या कहते हैं उसको, कोई ऊन से बना हुआ कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई घर का कोई आइटम ऐसा हो गया, होममेड कुछ, कोई ऐसा फूड हो गया जैसे कि कोई फूड भी आप सारा नहीं बेच सकते। वो फूड जो भाई एहतियातन जाकर किसी भी सिटी में जाकर शिप हो जाएगा, मतलब कि खराब नहीं होगा। जैसे कि सोन हलवा होता है, वो खराब नहीं होता, वो पैक रहेगा और बड़ा मतलब वो टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है? अच्छा, इसी तरह अब होममेड कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो होममेड बनी हुई हो, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो क्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है ना? जैसे कि मैंने एक क्राफ्ट देखा था, एक लड़की जो है वो शादी की डेट वगैरह जो है वो एक रुमाल पर बनाती है और उसको बेचती है। तो आप उस क्राफ्ट पर काम कर सकते हैं, वो आप बनाकर बेच सकते हैं। फिर आ जाता है नंबर 2 पर चाइना प्रोडक्ट, मतलब काफ़ी सारे जो ब्रांड होते हैं जैसे कि ये बड़े-बड़े इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांड हो गए, ऑडियोनिक हो गया, ये ज़ीरो हो गया। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चाइना से ही इन्वेंटरी बनवाते हैं, लेबलिंग बनवाते हैं और पाकिस्तान में लाकर बेचते हैं। अपने नाम से कि ये प्राइवेट लेबल ब्रांड है, ठीक है?
तो आप एज़ चाइना का ब्रांड भी बना सकते हैं अगर आपके पास इतना अच्छा बजट है। या तो इसके अलावा मैन्युफैक्चर आप बन सकते हैं। मैन्युफैक्चर कैसे भाई? देखो, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चर होती हैं और बहुत सारी मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं जो आप मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई क्या कहते हैं, सियालकोट आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको मल्टीपल इंडस्ट्री मिल जाएगी। फैसलाबाद जाएँगे तो वहाँ पे आपको मल्टीपल कपड़े की इंडस्ट्री मिल जाएगी। इसके अलावा कराची में भी आपको बेतहाशा जो है वो इंडस्ट्रीज़ मिल जाती हैं, जिसके पास आप जाकर अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड, अपना जो है वो एक मैन्युफैक्चर करके अपना एक प्राइवेट लेबल ब्रांड बना सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, बाकी तो ख़ैर आप खुद उसको थोड़ा सर्च करें, चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको अच्छे-अच्छे मशवरे देगा। चैट जीपीटी को अगर आपने अपना दोस्त बना लिया ना, तो मैं कहता हूँ भाई आपके मज़े ही मज़े हो जाएँगे, ठीक है? तो कोशिश करें चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि जो चीज़ आपके दिमाग में नहीं भी आएगी ना, वो भी चैट जीपीटी आपको सर्च करके बता देता है और फ्री है, कोई पैसे चार्ज नहीं होते इसके। तो कोशिश करें कि चैट जीपीटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और उसे अपना दोस्त बना लें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि चैट जीपीटी को दोस्त बनाऊँ और मैं भी इस पे वर्किंग कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि अपना ओन स्टोर बनाना है साथ भाई। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैंने जमा किए हैं, ठीक है? और अब जो है वो मैं अपना एक बिज़नेस बनाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो ओन स्टोर के लिए कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, ठीक है? इफ यू हैव अ 0 टू 200 के, गो फॉर अ इंडिविजुअल अकाउंट। अगर आपके पास 2 ढाई लाख रुपए हैं, तो आप एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ और उसपे आप मंथली 50-60 हज़ार तक इनकम कर सकते हो। देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास क्लाइंट की, ढाई लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी और उस ढाई लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से हम मंथली डेढ़ 2 लाख रुपए कमाते थे। वो कैसे कमाते थे? क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस था, मुझे काम करना आता था और फिर मार्केट से मुझे माल भी उधार में मिलता था। अगर तो कोई आपका रिश्तेदार है, कोई ऐसा दोस्त है, तो उससे जाके बात करो, यार मुझे क्रेडिट पर इन्वेंटरी दे दो। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, अगर आपने 2-4 महीने एक बंदे के साथ आपने काम कर लिया, उसको आप टाइम पे पेमेंट दे रहे हो, उसको आप पे भरोसा हो गया, तो फिर वो आपको उधार भी इन्वेंटरी दे देता है। और हम भी मल्टीपल ऐसे सप्लायर्स हैं जिनके साथ उधार में काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपको तो नहीं देंगे उधार, उनका आपके साथ रिलेशन नहीं बना हुआ। लेकिन आप किसी भी बंदे के साथ रिलेशन बनाने जाओगे, 2-4 महीने इन्वेंटरी लोगे तो आपको उधार की सेटिंग बन जाती है, ठीक है? अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो फ्लिपेबल नहीं होता, वो कभी भी आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते। इंडिविजुअल अकाउंट कैन बी क्रिएटेड ऑन एनआईसी। आप अपने नेशनल अपने जो आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर होता है, उससे आप अपना एनआईसी, अपना इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो बना सकते हो। अगर आप 18 साल से कम के हो, आपके पास एनआईसी नहीं है, तो आप घर में किसी का एनआईसी ले लो और उसके एनआईसी पे बना सकते हो, ठीक है? या किसी दोस्त का एनआईसी ले लो, लेकिन याद रखें एनआईसी पर जो नाम लिखा होगा, आपके बैंक अकाउंट पर भी वही नाम होना चाहिए। तो ही जो है वो आप अपना ये इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो बना सकते हो, ठीक है? अच्छा जी, अब हम सर्विसेज़ के हवाले से आ जाते हैं कि सर्विसेज़ में आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी। नेवर एवर गो फॉर इंडिविजुअल अकाउंट ऑन क्लाइंट इन्वेस्टमेंट। देखो, मैं शुरू में इंडिविजुअल अकाउंट पे काम कर रहा था और मेरे पास क्लाइंट आ रहे थे, मैं 10 लाख रुपए लगाने, मुझे 20 लाख रुपए लगाने। तो मैं सोचता था, यार ये बंदे के मैं 10 लाख रुपए एक इंडिविजुअल स्टोर पे लगा दूँगा और अगर वो चला नहीं, तो उस बंदे की तो अकाउंट फ्लिप भी नहीं हो सकता, वो तो अपना बिज़नेस बेच भी नहीं सकता। उसका मतलब कि सीधा-सीधा लॉस हो जाएगा ये 10-15 लाख रुपए का। तो मैं ये करता था कि मैं क्लाइंट की एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ बनवाता था, ताकि जब उन्हें कोई चीज़ समझ ना आए या मेरे पास कोई दूसरा क्लाइंट आ जाए जो कारोबार को समझता हो, मेरा वाला क्लाइंट जो है वो कारोबार को नहीं समझ रहा, वो वेट नहीं कर रहा, वो मेरे गले पड़ गया है अब। पहले से तो आप एग्रीमेंट जब भी करें उसमें सारी चीज़ें लिखें कि हम नफ़े-नुकसान के ज़िम्मेदार नहीं हैं। बिज़नेस है, चलता भी है और नहीं भी चलता। लेकिन अगर तो कोई क्लाइंट आपके गले पड़ गया है और आप उसको कहो कि भाई मैं आपका स्टोर जो है वो एसएमसी पे बना हुआ था, हम उसको फ्लिप करवा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको 4-5 लाख का लॉस हुआ और होता है लॉस भाई, एक बिज़नेस है, आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो उसमें लॉस होता है। तो वो क्या होगा, वो स्टोर आपने 2-3 लाख का बेच दिया तो क्लाइंट का जो है वो आधा लॉस तो रिकवर हो जाता है, ठीक है? क्रिएट कंपनी एंड रजिस्टर बिज़नेस अकाउंट फॉर सिक्योरिटी। अच्छा देखें, जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो फिर यही फ़ायदा है कि आपका बिज़नेस अकाउंट जो होता है वो एक सिक्योरिटी आपके लिए बन जाता है। क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट की एक वो सिक्योरिटी हो जाता है, ठीक है ना? कि क्लाइंट को जब कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, आपको आपका दिमाग नहीं बन रहा क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को बोलो यार मैं स्टोर बंद कर रहा हूँ और मैं भाई आपके साथ काम करना नहीं चाहता, मैं स्टोर को आपके बेच रहा हूँ, आपके पैसे मैं आपको रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है? या तो क्लाइंट को बोलो भाई ये स्टोर आप मुझे ही बेच दो, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। या क्लाइंट बोले नहीं मैं आपको नहीं बेचूँगा, मैं किसी और से सर्विस लूँगा जाके। तो आप बोलो ठीक है सर, ये वैसे ही आप इसकी मल्कियत रखते हो, आप इसके मालिक हो और आप इसको जहाँ पे बेचना चाह रहे हो आप इसको बेच सकते हो। अच्छा, दराज मॉल फॉर दोज़ हू हैव इन्वेस्टमेंट 3 लाख टू 5 लैक्स। मिनिमम अगर आपके आपके क्लाइंट के पास 5 लाख या उससे ज़्यादा हो तो ही आप उनको दराज मॉल पर लेकर आएँ, ठीक है? अदरवाइज़ आप लोग ना लेकर आएँ। और देखें, दराज मॉल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 5 लाख में भी,
खैर ये जो है वो 5 लाख हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन कोशिश करें क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट बजट जो है कम से कम 1 मिलियन हो। 1 मिलियन होगा तो फिर ये कि दराज मॉल के आप मतलब खर्चे सारे बियर कर सकते हो और फिर डी मॉल पे जा भी सकते हो। फिर बात वही आती है कि देखो यार, मैं जो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ ना, वो तकरीबन 60-70% लोगों पर वो चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। 30-40 लोग ऐसे होते हैं भाई कि जो जिन पे ये चीज़ें काम नहीं करती, वो जो है वो लाख रुपए में डी मॉल स्टोर भी बना लेते हैं। उनके ताल्लुकात होते हैं या उनकी किस्मत चल जाती है, उनका लक चल जाता है, तो वो चीज़ अलग है यार। हम जो बात करेंगे ना यहाँ पर लीगल और लेजिट बात करेंगे, ठीक है? मैं आपको भाई बड़ी-बड़ी बातें कर दूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो भाई मैंने कर दिया, लेकिन वो अब आप कर सको, ना कर सको, इसका तो कोई आइडिया नहीं होता ना, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी जो है वो समझ आई होगी, ठीक है? और ये जो थी हमारी स्लाइड जो थी वो आखिरी थी हमारी इस क्लास की। और अब जो स्क्रीन शेयरिंग है वो हम करते हैं बंद। और कॉस्मेटिक की कैटेगरी कैसे अनलॉक होगी? देखें सर, कॉस्मेटिक की कैटेगरी जो है उसको अनलॉक करवाने के लिए आपको पीसीएसआईआर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर तो आपके पास पीसीएसआईआर सर्टिफिकेट है तो फिर आप उससे अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है ये सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन होती है, पीसीएसआईआर सर्टिफिकेशन होती है, तो फिर सर इस तरह है कि आप, अगर आपके ताल्लुकात हैं दराज़ में, तो आप उसको थोड़ा बहुत खर्चा पानी देकर खुला सकते हो। खर्चा पानी तकरीबन 30-40 हज़ार रुपए आपका लग जाता है, ठीक है? तो एक ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अभी काम करना नहीं आता, तो आप कैटेगरी अनलॉक वगैरह के चक्कर में ना जाएँ। पता चला आपने 50,000 वहाँ पर दे दिए, कैटेगरी तो अनलॉक हो गई, लेकिन आपको काम करना ही नहीं आता, ठीक है? तो पहले काम को सीखें, काम को समझें, आपके पास अच्छे ऑर्डर जनरेट हो जाते हैं, तो फिर जो है वो आप कैटेगरी अनलॉक की तरफ जाएँ। ठीक है जी? अच्छा जी, आप मुझे बताइएगा कि अगर किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज़ कर लें, मैं उसे अनम्यूट करूँगा और वो पूछ सकता है। और उसके बाद जो है वो हम सेशन को क्लोज़ कर देंगे, या चैट में पूछ लें, अगर किसी का ऑडियो वगैरह का मसला है। तो हैंड्स जो है वो अप कर लें आप लोग, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा हैंड रेज़ करने का, चेक करें, हैंड रेज़ करें। ज़ूम में एक ऑप्शन होता है हैंड रेज़ करने का, तो आप हैंड रेज़ करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूँगा और फिर जो है वो आप मुझसे अपने सवालात पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि इस सेशन के बाद आपने अपना एक रोड मैप बना लिया होगा कि मुझे किस तरह जाना है, किसको पिच करना है, क्या काम करना है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर तो समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन लगते हैं, वीडियो डाउनलोड होती है, अपलोड होती है। तो 1 से 2 दिन में हम आपको इसको अपलोड कर कर दे देंगे, तो फिर आप इस सेशन को देख सकते हैं। हाफ़िज़ सुहेल यासीन जो है वो, उन्होंने हैंड रेज़ किया है, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, हाफ़िज़ भाई अ, बताएँ। सर क्या हाल चाल है? ठीक है से ठीक है आप सर। सर जी, जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एज ए न्यू हम अगर दराज में अकाउंट करते हैं, जैसे कि मेरा भी कोई दराज पे अकाउंट नहीं है आज से पहले आज तक, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कौन सी ऐसी कैटेगरी को सिलेक्ट किया जाए? और मैं लाहौर रेजिडेंट हूँ और मैं शालमी को भी काफ़ी जानता हूँ जो कि होलसेल मार्केट है। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कैसी अच्छा कैटेगरी आप को? ये बताएँ, हाफ़िज़ भाई ये बताएँ कि आपने इससे पहले कभी दराज़ पे काम किया है? नहीं सर, मैंने दराज पे काम नहीं किया अभी तक। चलें देखें, इसका सॉल्यूशन ये है सर कि आप मल्टीपल कैटेगरीज़ पे काम करें, ठीक है? फिर जो कैटेगरी आपको समझ आए, जिसकी आपको अच्छी सोर्सिंग मिले मार्केट में, उस पे आप काम करें। अभी आगे हम आपको सिखाएँगे, आगे की कुछ क्लासेस में, कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह होगी, प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरह होगी, तो उसमें इंशाल्लाह आपका और माइंड जो है वो खुलेगा, ठीक है? कैटेगरी वाला ऑप्शन जो है वो अभी आगे आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। प्लस जो है अभी आप मल्टीपल कैटेगरीज़ पर काम करें और कोशिश करें आज अपना स्टोर वगैरह भी क्रिएट कर लें। और जो चीज़ें खुद से कोशिश करें, खुद से करें, एक्सपीरियंस करें चीज़ों को, तो फिर ये है कि आपको चीज़ें समझ आएँगी। जी, हाफ़िज़ सर भाई। अगर अगर स्टोर क्रिएशन के अंदर कोई इशू आ रहा है तो सफवान साहब से रब्ता किया जाए? नहीं सर, सफ़ान से राब्ता नहीं करें आप। आप जो है वो क्या कहते हैं, पेड कम्युनिटी में ऐड हैं आप लोग या नहीं है अभी ऐड? सर अभी ऐड नहीं किया मुझे, तो चूंकि आज मेरा फर्स्ट क्लास है, मैंने लेट ज्वाइन किया, ये कोर्स आज ही ज्वाइन किया मैंने। ठीक तो है, आप मैडम लोगों को मैं हमें ना पेड, जी, जी, पेड कम्युनिटी में आप लोगों को ऐड करवा देते हैं। तो फिर आपका कोई भी सवाल हो ना तो आप उसमें पूछ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह कोई भी, बहुत सारे मेंबर्स हैं उसमें, 500 हज़ार मेंबर्स हैं, वो आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। ठीक है हाफ़िज़ भाई? राइट सर, राइट सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक और किसी ने हैंड रेज़ नहीं किया और किसी का कोई सवाल नहीं है, बताइएगा मुझे ज़रा। कोशिश करें, सवालात करें, अगर आप लोग सवालात नहीं करेंगे तो फिर आपकी लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। सर ऐज़ अ न्यू कौन-सी कैटेगरी में काम करना चाहिए? मैंने इसका सर जवाब दे दिया आपको।
देखिए हैंड रेस करें, सवालात करें, जो चीज़ समझ नहीं आई आप पूछ सकते हैं, कोई इसके आपको पैसे चार्ज नहीं होंगे एक्स्ट्रा, वही पैसे हैं, ठीक है? हैंड रेज़ ही नहीं कर रहा कोई भाई। हैंड रेज़ करेंगे तो सर चीज़ें और क्लियर होंगी, एक कम्युनिकेशन बनेगा। अब जैसे हाफ़िज़ भाई ने सवाल पूछा है, अब ये हाफ़िज़ सोहेल मेरे दिमाग में रहेगा कि हाँ यार ये बंदा है और इसने सवाल पूछा है, ये इंटरेस्टेड है बहुत कोर्स में, तो मैं भी जब मुझे इसका मैसेज नज़र आएगा तो मैं भी ये कोशिश करूँगा कि इनको जल्दी से जल्दी जवाब दूँ। क्योंकि ये चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मुझसे जो है वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो हैंड रेज़ करें, अगर हैंड रेज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा तो चैट में लिख कर भेज दें अपना सवाल, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। मुझे सवाल करना है, क्या नाम है? नईम अंसारी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, आप चैट में लिख दें अगर आपको हैंड रेज़ का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो मैं आपको यहाँ पे भी अनम्यूट कर सकता हूँ, चैट से भी। ठीक है, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। जी, नईम अंसारी साहब, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का, उसको सेलेक्ट करें, अनम्यूट हो जाएँगे आप। जी साथ सर, साथ बताएँ। जैसे जी। आपने के होलसेल कैटेगरी का ना, होलसेल मॉडल का, तो जी, जी। होलसेल के अंदर जो हम जाते हैं क्लाइंट के पास, तो जी, जी। वो एक तो भाई हमें सैलरी पे रख ले, हम सैलरी पे नहीं करना चाह रहे, तो हम उसको कहते हैं कि हमारे को आप या तो परसेंटेज जो है ना उसकी प्रॉफिट परसेंटेज पे रख लें, या फिर हमारे को उस पे दे दें, एक लेटर बना के दे दें। तो वो लेटर जब बना के तो उसका हम इंडिविजुअल स्टोर के ऊपर हम उसका सेल आउट कर सकते हैं, या हमें उसके लिए जो है वो डी मॉल बनाना पड़ेगा या प्राइवेट बिजनेस मॉडल पे जाना पड़ेगा? एक तो देखें ये सर, सवाल आप है। जी आप बोलें, देखें पहले एक इसका ब्रांड को, हाँ, आप देखें ब्रांड को लेकर आ रहे हैं, तो सर जब ब्रांड को आप लेकर आ रहे हैं तो उसको कोशिश करें डीमॉल पे ही बेचें ना, इंडिविजुअल पे बेचने का फ़ायदा थोड़ी है ब्रांड। आ रही है समझ आपको? तो वो फ़ायदा नहीं है इंडिविजुअल पे बेचने का। हाँ, अगर देखें इसमें ना कोई आपका खर्चा नहीं लगना एक्स्ट्रा, ठीक है ना? आपको क्या करना है, बस थोड़ी-सी फ़ोटोग्राफ़ी डिज़ाइनिंग पर काम करवाना है, अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ब्रांड जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी डिज़ाइनिंग, स्टोर डेकोरेशन करके नहीं देगा। तो जब आप फ़ोटोग्राफ़ी करवा लेंगे उस ब्रांड की, उसकी डेकोरेशन करवा लेंगे, तो फिर आप उस स्टोर को रेडी करें और उसके बाद जो है वो क्लाइंट ने जो आपको अथॉरिटी लेटर दिया है, वो आप जमा करवाएँ। फिर वो आप दराज़ वाले आपसे कहेंगे कि वो ब्रांड का ट्रेडमार्क वगैरह भी जमा करवाएँ, तो आप वो जमा करवाएँगे तो फिर आपको दराज़ मॉल वैसे ही मिल जाएगा। तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप उसको इंडिविजुअल पे बेचेंगे या आप उसको बिज़नेस अकाउंट पे बेचेंगे। आप अपने इंडिविजुअल क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाकर भी आप उसको सेल कर सकते हैं, होलसेल ब्रांड को। जी। अ, मैं ये चलें ठीक है, ये तो आपने समझा दिया। तो बेहतर मेरा ख़्याल है यही होगा कि हम उससे एक प्राइस, होलसेल प्राइस जो है उससे तय कर लें और फिर हम उसको अपने ही स्टोर के ऊपर बेचें। तो वो बेहतर होगा, या फिर परसेंटेज, प्रॉफ़िट परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफ़िट परसेंटेज तो वो नहीं बताना चाहेगा, कोई भी नहीं बताना चाहेगा। देखिए सर, इस तरह नहीं होता। देखिए होलसेल रेट पे आपने उससे ले लिया ना, होलसेल तो वो करता है ना, आप उसको बोलो मेरी दुकान है, मुझे आपका माल बेचना है होलसेल रेट में, तो वो आपको होलसेल रेट तो देगा ना। जैसे कि रिटेल रेट होता है ₹500 का, मैं रिटेल करता हूँ भाई, आपको मैं 400 का होलसेल में दे दूँगा, ₹100 मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट है। तो वो आपको 100 400 में दे रहा है, ठीक है? आप 400 के बाद जो प्रॉफ़िट आप कमा रहे हो उसपे 40% आपका और जो है वो 60% जो है वो क्लाइंट का। या आप क्लाइंट को बोलोगे भाई मैं 50% लूँगा, तो इस तरह आप कर सकते हो। हाँ, कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जो आपको होलसेल भी बहुत महँगा देते हैं और फिर उसमें आप अच्छा कमा नहीं पाते। लेकिन देखें, शुरू में सर देखिए आपको धोखेबाज़ी मिलेगी, लोग आपके साथ लोग आपको तंग करेंगे, परेशान होंगे आप, ठीक है ना? लेकिन क्या है, वो आपकी एक लर्निंग पीरियड होगा ना, जब आप सीख जाएँगे, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 दुकानदार के पास जाते हैं, उनमें से आपके साथ 3 काम करते हैं, तो सर 3 के 3 तो चोर नहीं निकलेंगे, ठीक है ना? हाँ, एक बंदा चोर होगा, दूसरा बंदा जो होगा वो थोड़ा पेमेंट लेट करेगा आपको, दूसरा बंदा, और तीसरा बंदा जो होगा ना वो आपके साथ बिल्कुल करंट होगा। आपके साथ वो ऐसा होगा बिल्कुल मोहब्बत वाला। तो आप अपने उस तीसरे बंदे को कोशिश करें ढूँढने की, वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नहीं है, बस सिर्फ थोड़ी सी फेवर बता दें, मशवरा है। जी। मशवरा देखो, मेरा बेसिकली काम मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑफिस चेयर का। ऑफिस चेयर के हवाले से मेरे पास 3-4 ऐसे ब्रांड हैं जो ट्रेडमार्क भी उनका है और अपना ब्रांड के नाम से ही वो चेयर बेचते हैं। तो वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। अब ऑफिस चेयर का जो कार्टन है वो थोड़ा बड़ा होता है और उसका वॉल्यूम भी बड़ा है और उसका वेट भी बड़ा है। क्या इस कैटेगरी में मेरे को जाना चाहिए?
आप मुझे ये बताएं कि गीजर बड़ा है या चेयर बड़ी होती है? जो गैस का गीजर होता है वो बड़ा होता है या चेयर बड़ी होती है? गीजर बड़ा होता है। एक हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने हमसे कंसल्टेशन कॉल ली थी, मतलब वो फिजिकल मिलने आए थे और उन्होंने हमें पे किया था मिलने का। उनका गैस के उसका काम था, गीजर का, और वो बता रहे थे कि मेरे महीने की 2 करोड़ की सेल है, 11-11 की। कितने की सेल है? 2 करोड़ रुपए की सेल थी उनकी, 11-11 की। तो मेरे भाई वो जब बंदा गीजर बेच रहा है ऑनलाइन, तो चेयर तो कोई भी चीज नहीं है। चेयर तो आप आराम से बेच सकते हो, लोग सोफे बेच रहे हैं ऑनलाइन, लोग फर्नीचर ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो आप ये बेच सकते हो। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा मसला आता है, वो आ जाता है रिफंड का। रिफंड का ये मसला आता है कि क्लाइंट को डैमेज मिली, या क्लाइंट को जब मिली तो उसमें कोई मसला था, तो उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी फेस करनी पड़ती है। अब जैसे कि वो गीजर वाला जो क्लाइंट था हमारा, उसने कहा कि देखो साद भाई, हमारे पास है ना अक्सर रिटर्न आ जाता है, डिलीवरी फेल्ड आ जाता है, तो उसमें क्या कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। कोई कोई हमारा कोई लोहा टेढ़ा हो गया, या उसका कोई वो मीटर लगा हुआ है वो टूट गया, तो खैर वो तो दुकानदार है, उसको तो पता है कि मैं इसको बना लूंगा। लेकिन वो क्या करता है, वो बंदा ये करता है कि वो दराज को क्लेम करता है। दराज को बोलता है भाई ये मुझे टूटा हुआ मिला, आप मुझे रिफंड करो मेरे पैसे। तो दराज ये कहता है कि सर आपकी तो ऑफलाइन शॉप भी है, आप इसको एक काम करें, ये जो भी इस पर खर्चा आ रहा है 10-15 हज़ार वो हम आपको दे रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, और बाकी जो है वो आप इसको बनवा लें या आप इसको ऑफलाइन सेल कर दें। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि जब चेयर आपने भिजवाई और आपको रिटर्न मिली तो उसमें कोई टूटी हुई है, कोई चीज़ मिसिंग है, तो आप दराज को क्लेम फाइल करके वो पेमेंट जो है वो दराज से ले सकते हैं। अब वो बंदा क्या करता है गीजर वाला, उसको जब 10-15 हज़ार दराज से मिल जाते हैं और 40 हज़ार का उसका गीजर है, तो वो क्या करता है 40 में से 15 हज़ार लेस करता है और उसको अपनी दुकान पे ही डैमेज पीस में सेल पे लगा देता है कि यार ये जो है वो हमारा एक डैमेज पीस है और ये हम आपको 10 हज़ार रुपये कम में दे देंगे। तो अब आपको पता है भाई, हर बंदा कहेगा कि यार क्या मीटर वैसे ही टूटा हुआ है, मीटर का हमें करना ही क्या है, 10 हज़ार कम में ये गीजर ले लेते हैं। तो इस तरह करके जब आप देखें कारोबार में इंटर होते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो फिर आपके सामने चीजें क्लियर होती हैं नईम भाई। ठीक है। ठीक है, मैं मेरे का आपने हौसला बढ़ा दिया है, वरना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था इस कैटेगरी में। कंफ्यूज ना हो, देखें मैं तो रिकमेंड करता हूँ, आपकी जो फील्ड है उसी में काम करोगे तो आप उसमें जल्दी ग्रो कर सकते हो। और ऐसे भी सर, ऐसा भी होता है, खाली यहाँ पे ये नहीं समझोगे एक एक चेयर बिकेगी, वो भाई लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको फिर पूरे अपने ऑफिस का ठेका भी दे सकते हैं। दराज पर ही। जी जी, दराज पर ही सर, हमें भी होलसेल ऑर्डर भी बहुत आते हैं दराज पर, बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, और किसी की है कोई सवाल तो मुझे बता दें, हैंड रेस कर दें। सायरा का मैसेज आया है, सर कोई बंदा जिसके पास ग्रोसरी आइटम है लाइक बेबी डायपर, बेबी मिल्क, बेबी स्किन केयर, क्या हम उसका भी कोई दराज पे ला सकते हैं? जी ला सकते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स की आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, ग्रोसरी तो आप अभी खैर बेच सकते हो, उसमें मसला नहीं है। बाकी ये बेबी मिल्क हो गया, बेबी बेबी डायपर्स भी शायद आप बेच सकते हो बगैर उसके कैटेगरी अनलॉक करवाए, लेकिन बेबी की स्किन केयर आप अनलॉक करवाए नहीं बेच सकते। तो आपके पास उनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगी उस ब्रांड की, तो फिर आप सेल कर सकते हो। अच्छा, वकार अहमद का आया, सर जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हम शॉप कीपर को कैसे पिच कर सकते हैं? तो सर जी बिल्कुल, ये एक चीज़ मेरी रह गई। भाई आपको सर्विस देनी है क्लाइंट्स को, ठीक है, लेकिन सर पहले आप अपना एक इंडिविजुअल स्टोर तो बनाओगे ना, उस पे कुछ काम तो करोगे ना। अपना 20-25 हज़ार से आप उस बिजनेस पे लगाओ, 50 हज़ार रुपये आप उस बिजनेस पे लगाओ और आप उस पे सीखो। जब आप उस पे सीखोगे ना 1-2 महीना, 2.5 महीना, फिर आप जाओ किसी ब्रांड के पास उसको पिच करने के लिए। अभी आप फौरन से चले जाओगे, वो 1-2 सवाल करेगा, आपको जवाब ही नहीं पता होगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो जैसे कि अभी ये कोर्स हमारा है, 1.5-2 महीने का कोर्स है, इसमें आपको सर्विसेज बेचनी है नो डाउट, लेकिन आप क्या करोगे इसमें, आप सीखोगे, आप 50 हज़ार की अपनी इन्वेस्टमेंट लगाओगे, आप ड्रॉप शिपिंग करोगे, ताकि आपको रिफंड कैसे होता है पता चले, डिलीवरी फेल्ड क्या होता है पता चले, ऑर्डर शिप कैसे होता है पता चले। ये चीजें आप जब एक सीखोगे अपनी जर्नी में, जैसे कि ये अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल आपको खुद करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल आप करोगे तो आपको काम आएगा ना करना, उसके बाद फिर आप जाओगे दुकानदारों वगैरह को पिच करोगे। सर मुल्तान में बारिश है, आवाज स्टॉक होती है, दैट्स वाई मैंने वॉइस अनम्यूट नहीं की। चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है। सर अनम्यूट मुझे भी कुछ पूछना है। क्या नाम है? निदा राहिल। जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। सर प्लीज एक क्वेश्चन है, काइंडली अनम्यूट कर दें। ठीक है, मैं आप दोनों को अनम्यूट कर रहा हूँ। वकार अहमद कह रहे हैं अंडरस्टैंड, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, निदा अहमद और हाफिज सुहेल को दोबारा से कोई सवाल करना है, दोनों को मैं जो है वो अनम्यूट कर देता हूँ।
अच्छा जी, निदा को पहले मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जी। निदा, अनम्यूट कर दिया आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे आपसे पूछना था, अगर मेरी किसी जानने वाले की एक फैक्ट्री है, फॉर हम्म एग्जांपल अगर एक चप्पल की फैक्ट्री है, तो हम्म उनके अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत हैं कराची में, अगर मुझे हम्म उनसे डायरेक्टली माल तो अच्छे रेट पे मिलेगा, अगर मैं उनसे डायरेक्टली कोई माल लेती हूँ, मुझे अगर दराज पे सेल करना हो, तो वो किस तरह हो सकता है? जी जी बिल्कुल, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा। चप्पल की सेल बहुत अच्छी है दराज पर। शूज़ अगर हों या दो पट्टी वाले चप्पल हों या कोई डिज़ाइन के चप्पल हों, तो दराज पर इसकी सेल बहुत अच्छी है, तो आप इसको सेल कर सकती हैं। नहीं तो इंडिविजुअल उन अकाउंट में भी कर सकती हैं। सॉरी, मगर जैसे उनका तो अपना ब्रांड है, जिससे जितने भी उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो उन्हीं के नाम से बेच रहे हैं, वो काफी दराज पे भी हैं। बट अगर मुझे हाँ, उनका तो प्रोडक्ट फिर तो सेल आपको करना भी उनके हो, साथ ही बेचना पड़ेगा ना। आप तो अपना मुझे पर्सनल नहीं कर सकती फिर। नहीं, तो अगर मुझे उनका प्रोडक्ट अगर कोई सेल करना हो, तो मैं उन मतलब मैं अपने ब्रांड से उनका कर सकती हूँ? जी, मतलब जी, अगर आप मैं अपना अपना इंडिविजुअल ब्रांड स्टोर बनाएँ और आप बेच सकती हैं। अपना ब्रांड आप बनाएँगी तो फिर ब्रांड के ऊपर, आपके चप्पल के ऊपर आपका ब्रांड का नाम भी तो हो ना, हाँ, तो वो फिर आपका वो हो ब्रांड होगा सकता ना। है, वो हो बस सकता है, ठीक है, वो तो फिर आप अपना, हाँ, अपना नाम उस पे छपवा लें और हम्म। उसको आप बेचें, दराज़ पे डीमॉल बनाकर बेचें, अच्छी चीज़ है। पहले इंडिविजुअल एक स्टोर बना लें, उसपे थोड़ी टेस्टिंग कर लें, अच्छी हम्म। सेल्स आती हैं, तो फिर आप इसको अपना ब्रांड बनाकर बेचें और तो थोड़ा इंडिविजुअल रिसर्च करें टूल। हाँ हाँ, हाँ, तो इंडिविजुअल से मतलब स्टार्ट ले अगर लें। सही है, और मगर इंडिविजुअल से फिर आप डी मॉल पे नहीं जा सकते ना, उसके लिए तो वो आपको नया अलग स्टोर बनेगा ना, वो नया सही स्टोर बनेगा आपका। ठीक है? सही है। ओके, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाफ़िज़ सुहेल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, बोलें। हाफ़िज़ सुहेल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप, सर खैरियत से जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मेरे एक क्वेश्चन ये था कि ये एक मेरा दोस्त है, वो अभी ना रिसेंटली दराज पे काम कर रहा है, और वो काम जी, किया, जी। बल्कि उसने रिसेंटली लास्ट वीक छोड़ भी दिया काम। उसकी मेन रीजन ये थी, वो कहता था कि वो ना सर, वो शालमी में काम करता था, टॉय सेक्शन के अंदर वो लेजर एक बच्चों के लेके आता था, और वो आगे सेल करता था दराज के ऊपर ना लगा के। और ऑलमोस्ट वो जी, कहता जी। था मुझे 500-600 रुपया फी लेजर, और जो बच्चों की लेजर लाइट होती है उसके अंदर उसको प्रॉफिट आ जाती थी। लेकिन इशू ये था कि वो चूंकि दराज की रिटर्न पॉलिसी है 14 डेज, वो क्या करता था कि वो हालांकि ठीक चीज जो है ना वो सेल करता था, ठीक है, और जब भी 10-12 दिन बाद उसकी ना वो लेजर लाइट वो रिटर्न जो है ना वो आ जाती थी, वो 100% वो ठीक होती थी। लेकिन वो आगे से जो लोग परचेज करते थे ना, वो उसको या उसके अंदर कोई खराब चीज लगा देते थे, खराब लगा के, या पुरानी कोई होती थी वो लगा के रिटर्न कर देते थे, और उसके इवज दराज उसको फी प्रोडक्ट के पीछे 500 चार्जेस कर जो फाइन कर देता कि जनाब आपने ना प्रोडक्ट ठीक नहीं दी। तो हालांकि उसने तो प्रोडक्ट ठीक दी होती। तो इस हवाले से सर आप कैसे कहेंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इस तरह की चीज को? हाफ़िज़ भाई, इसको कहते हैं रिफंड करना। ठीक है? जब बंदा चीज़ों को सीखता नहीं है और काम करने निकल जाता है, तो इसी तरह के उससे मसले फ़ेस होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि उसे काम करने की आइडिया नहीं था। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। आपने एक पार्सल भेज दिया रिटर्न, क्लाइंट को भेज दिया आपने। क्लाइंट ने चोरी कर ली और उसके अंदर पत्थर डाल के आपको रिटर्न कर दिया, बोला भाई इस बंदे ने चोरी किया। वो 14 दिन में भेजे, 15 दिन में, उससे आपका ताल्लुक नहीं है। आपको राइट। जिस दिन आपका प्रोडक्ट घर पे रिसीव होता है, ठीक है? आप उस दिन उसकी वीडियो बनाओगे। आप दराज़ को बोलोगे कि मैंने बेचते हुए भी आपने वीडियो बनाई हो। आप बोलो मैंने जब भेजी थी तो ये वीडियो थी, ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। अभी जो मैंने रिसीव किया है रिटर्न, तो क्लाइंट ने मेरे साथ धोखेबाज़ी की है। आप इस क्लाइंट को ब्लॉक करो और मेरी जो पेमेंट है वो आप मुझे रिफंड करो। तो दराज़ 100% आपकी पेमेंट आपको रिफंड करेगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ का ख़्याल रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अपने पार्सल्स को ट्रैक करना है। जब आपने पार्सल भेज दिया और आपको रिटर्न ही नहीं आ रहा, 30 दिन हो गए, तो 30 दिन के बाद भी रिटर्न नहीं आया, तो आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हो। जो पार्सल आपका खो गया है, ठीक है? वो डिलीवर्ड भी नहीं हुआ क्लाइंट को, वो आपका उसमें सही चीज़ थी, वो राइडर ने घुमा दिया। 30 दिन हो गए, आपको रिटर्न नहीं मिला आपका पार्सल, डिलीवरी फेल भी रिटर्न आता है घर पर, आपको नहीं मिला, या आपको जहाँ पे आप दराज़ की पार्सल शिप करवाते हो वहीं से आपको रिटर्न मिलता है। तो आपने वहाँ पर शिप नहीं किया, तो क्या होगा कि आप उससे, क्या कहते हैं, आप उसको क्लेम फाइल कर दो कि भाई ये डिलीवरी फेल, मेरा आइटम था, मुझे मिला नहीं है, मुझे पैसे दो मेरे। दराज़ आपको उसके भी पैसे देगा, ठीक है? तो आपका कोर्स लेने का यही फ़ायदा है कि इसमें आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। रिफंड किस तरह करते हैं, रिटर्न किस तरह करते हैं, क्लाइंट से जो ऐसे क्लाइंट चोर आ जाते हैं, उनसे किस तरह डील करते हैं, दराज़ से किस तरह डील करना है और उनसे किस तरह रिफंड लेना है, उस हवाले से भी बताएँगे। ठीक है सर? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स।
चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, उम्मीद है कि सबके सवालात पूरे कर दिए होंगे हमने। देखो हमारी कोशिश यही होती है, अगर 50 बंदा भी बैठा है तो 50 के 50 बच्चे जो हैं वो मुझसे कोई एक भी सवाल करें। उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, आपको एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है, आपको पता चलता है कि हाँ यार, ये जो हमारे जो ट्रेनर है, जो हमें सिखा रहा है चीज़ें, वो हमें गाइड कर रहा है बेहतर तरीके से, वो हमें बेहतर तरीके से चीज़ों को बता रहा है। तो इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। कोशिश करें अपना पूरा, जब मैं सेशन दे रहा हूँ तो अपने सवालात जो आपके दिमाग में आए वो उसको साइड पर लिख लें। अगर तो मैं उसी सेशन में उस सवाल का जवाब दे दूँ, तो उसको आप कट कर दें, या अगर दोबारा आपको पूछना है तो दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है? और क्लास के एंड में हम आपसे सवालात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।